अगले दिन ऑफिस में सिबी अपने काम में लग गई थी। अविनाश अभी आया नहीं था। कमरे में जिया आई और सिबी से पूछा कि अभी कहाँ है सिबी। वो अभी नहीं आए हैं। जिया अविनाश को फ़ोन मिलाती है और पूछा कि कितनी देर में आ रहा है। फिर सिबी को कहा कि तुम यहाँ काफ़ी समय से काम कर रही हो। सिबी: जी 5-6 साल हो गए। जिया: वैसे तुम बहुत सुंदर हो। आंटी जी ने तुम्हारे बारे में बताया था कि। सिबी: आप तब तक सर का इंतजार करिए, मुझे जरा काम है, सॉरी। जिया: अरे छोड़ो ना, काम तो होता रहेगा। और उसके हाथ से फाइल छीन ली। सिबी को गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी इतना ही कहा कि मैं ऑफिस में कोई पर्सनल बातें करना पसंद नहीं करती। तभी अविनाश भी आ गया और उन दोनों के चेहरे देखकर बोला कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? मेरा मतलब माहौल थोड़ा गर्म लग रहा है। जिया: नहीं तो, हम तो ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रहे थे। सिबी फिर से काम करने लगी। जिया अविनाश के पास बैठी रही। फिर अविनाश ने 3 कप चाय मंगवा ली। सिबी ने पीने से मना कर दिया और कहा कि सर, आपकी 1 घंटे बाद ताज होटल में मीटिंग है, इसलिए हो सके तो जल्दी चले जाएं। अविनाश ने बस हाँ ठीक है कहा और जिया से बातों में लग गया। सिबी की ना चाहते हुए भी नज़र अविनाश पर ही जा रही थी। वह देख रही थी, वह बहुत हंस हंस कर उससे बातें कर रहा है और कभी उसके कंधे पर और कभी चेहरे पर हाथ रख रहा है। जिया भी बार बार उसके हाथ पकड़ रही है। पता नहीं क्यों उसका खून खौल रहा था और मन में सोचने लगी कि रोमांस ही करना है तो बाहर जाकर करें। जब 15 मिनट और बीत गए तो सिबी खड़ी होकर उनके पास गई और कहा कि सर प्लीज, बातें बाद में भी हो सकती हैं, मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। अविनाश समझ रहा था कि सिबी को जलन हो रही है और जिया को कहा कि अच्छा जिया, शाम को मिलते हैं। जिया तो चली गई। अविनाश: सब पेपर्स रेडी हैं? सिबी: जी। अविनाश: और तुम? सिबी: जी नहीं। अविनाश: मैंने पूछा नहीं, बता रहा हूँ कि जल्दी चलो, समय बहुत कम है। सिबी: तो बातें बाद में कर लेते। अविनाश: कुछ कहा तुमने? सिबी: जी चलिए, मैं रेडी हूँ। अविनाश गाड़ी चलाते हुए गुनगुनाने लगा, जबकि इससे पहले वह ऐसा नहीं करता था। सिबी मन में सोचने लगी कि बड़ी जल्दी जिया का फितूर चढ़ गया और कहा कि सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। अविनाश: हाँ 1 मिनट, जिया का फ़ोन आ रहा है, फिर बात करते हैं। सिबी मन में, अभी तो यहाँ से गई थी, और बाहर देखने लगी। अविनाश उससे फ़ोन पर बातें करने लगा। इसी चक्कर में गाड़ी ठीक नहीं चला रहा था। सिबी ने 1-2 बार आराम से कहा कि ध्यान से चलाओ, पर उसने सुना ही नहीं। हार कर सिबी अविनाश के हाथ से फ़ोन छीनकर बंद कर देती है। अविनाश गुस्से से बोला कि ये क्या बदतमीजी है। सिबी: सर ध्यान से चलाइए, वैसे भी फ़ोन पर बात करने से चालान हो सकता है और आप कुछ ज़्यादा ही बातों में खो गए थे। अविनाश खुश हो रहा था कि सिबी को बस जलन है और कुछ नहीं। कहा कि अच्छा बताओ, तुम भी कुछ कहने वाली थी? सिबी: जी, असल में मैं आपसे कल के लिए सॉरी बोलना चाहती थी, चिंता में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अविनाश: कोई बात नहीं, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, और घर में माँ की मदद के लिए थैंक्स। सिबी: कोई बात नहीं, वैसे भी आपकी शादी में अगर मैं कुछ काम करवा भी दूंगी तो मेरे लिए खुशी की बात है। अविनाश: हाँ लग तो यही रहा है। सिबी: जी मतलब? अविनाश: नहीं कुछ नहीं, वैसे जिया तुम्हें कैसी लगी? सिबी: आपने पसंद की है तो अच्छी है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। फिर दोनों होटल पहुँचे, मीटिंग ली और वहीं पर शाम हो गई। बीच में जिया के 2-3 बार फ़ोन आए, पर अविनाश ने फ़ोन सिबी को उठाने के लिए दे दिया। सिबी ने ही जिया को बार बार परेशान न करने के लिए कहा और बताया कि सर अभी मीटिंग में हैं। वापसी में अविनाश ने सिबी को घर छोड़ दिया और निम्मी से 5 मिनट मिलकर जल्दी ही चला गया और निम्मी को ये कहा कि उसे भी सगाई में ज़रूर आना है। अगले दिन अविनाश ऑफिस नहीं आया और सिबी को ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन करने को कहा। उसने बताया कि आज वह शॉपिंग करने जा रहा है। पूरा दिन सिबी सारा काम तो करती रही, साथ ही पूरे स्टाफ को भी संभाला। जयपाल 2-3 बार चाय के लिए पूछ गया। आज उसे फुर्सत ही ना हुई। शाम होने वाली थी और वह जब थोड़ा फ्री हुई तो अविनाश की चेयर, जो कि खाली थी, वहां गई और उसे छूने लगी। मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी कि अचानक सर ने शादी का फैसला कर लिया।
पहली रात तक तो वो यही कह रहे थे कि बस मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर ये सब। फिर सोचा चलो अच्छा ही है, आखिर अपने माँ पापा की इकलौती संतान है, उनके भी तो कुछ सपने होंगे। पर मुझे पता नहीं क्यों खालीपन सा लग रहा है, मुझे ही यहाँ से चले जाना चाहिए। अब तो अनुभव के कारण भी कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। सगाई वाले दिन मधु जी ने सिबी को सुबह ही बुला लिया। अविनाश अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि क्या वह सही कर रहा है। पहले सुबह पूजा रखी गई थी, सब तैयार होने लगे तो मधु जी ने सिबी को भी तैयार होने के लिए साड़ी दी और कहा कि जाओ जल्दी पहन कर आओ। सिबी ने बहुत मना किया, पर बीच में ही निम्मी बोली कि मम्मा पहन लो ना, कितने टाइम से नहीं पहनी। उस वक्त अविनाश बाहर गया था तो वह उसी के कमरे में तैयार होने गई, पर जब ब्लाउज की डोरी बांधने लगी तो बंध ही ना पाई और वह कोशिश करती रही। तभी अविनाश अंदर आया और उसकी नज़र सिबी पर पड़ी तो एकटक देखता रह गया। वह गुलाबी सिल्क साड़ी में गजब लग रही थी, जबकि सिबी का ध्यान ही ना गया कि अविनाश उसे देख रहा है और उसी की तरफ बढ़ भी रहा है। जब अविनाश उसके ब्लाउज की डोरी बांधने लगा तो सिबी को पता चला, कहा कि छोड़िए कि आप क्या कर रहे हैं। पर अविनाश की उंगलियां जब उसकी गर्दन को छू गईं तो आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अविनाश ने उसके कंधों को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला कि सिबी। बीच में ही सिबी बोली कि आपको दरवाज़ा नॉक करके आना चाहिए था। चलो खैर, आपका शुक्रिया, मैं चलती हूँ। वह जैसे ही आगे बढ़ी, अविनाश ने हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरी और जिया की सगाई से। सिबी ने बहुत हिम्मत करके कहा कि आपको इस वक्त ऐसी बात शोभा नहीं देती और ना ही मुझे फर्क पड़ता, आप तैयार हो जाइए। फिर जाने लगी तो अविनाश ने कहा ठीक है, मैं तो अब वैसे भी मजाक कर रहा था। तभी निम्मी कमरे में आ गई और अविनाश से लिपट कर बोली कि अंकल, आपकी शादी के बाद आप हमसे मिलने नहीं आओगे क्या? अविनाश, ऐसा कैसे हो सकता है भला, मैं आपसे हमेशा मिलता रहूँगा। सिबी, चलो निम्मी, अंकल को तैयार होने दो। उसकी बाजू पकड़कर खींचने लगी। अविनाश ने निम्मी को प्यार से अपनी तरफ किया और सिबी को बोला अब ले जाकर दिखाओ इसे। सिबी, ये जो आप इसे बिगाड़ रहे हो ना, वो किस हक से? और ये मेरी बेटी है, आपकी नहीं। निम्मी, मम्मा और अंकल, आप दोनों लड़ना बंद करें, चलो मैं चलती हूँ। अविनाश, तुमसे ज़्यादा समझदार तो ये छोटी सी बच्ची है। सिबी, हाँ आखिर मुझ पर ही तो गई है, और उसे लेकर नीचे चली गई। पर अविनाश बस उसी के बारे में सोचता रहा कि सिबी ने बस मेरी बात ना मानने की ठानी हुई है और सारा गुस्सा बेचारी बच्ची पर निकालती रहती है। फिर नीचे जाकर पूजा में बैठा, पर आंखें तो केवल सिबी पर ही थीं। पर आज तो सिबी भी उसे ही देखे जा रही थी। सोच रही थी कि जिया की किस्मत सच में ही बहुत अच्छी है जिसे ये मिल रहे हैं। पर दिल में उसके आज पहली बार उसे खो देने का डर साफ था, जिसे वह लाख कोशिशों के बाद भी छुपा नहीं पा रही थी और जिसे अविनाश बखूबी समझ भी रहा था और देख भी रहा था। शाम को बहुत सारे मेहमान आ गए। सिबी भी किसी न किसी काम में लगी रही। जिया एक पल के लिए भी अविनाश से दूर नहीं हुई और सिबी अपने आप को बहुत खुश दिखाने की कोशिश करती रही। फिर सबके सामने दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। तालियों की आवाज़ सिबी को चुभने लगी और वह बाहर आकर खड़ी हो गई। मधु जी खुशी के मारे फूली नहीं समाई। सब बड़ों ने उन्हें आशीर्वाद दिए। अविनाश अंदर से बहुत दुखी था, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं था। बाहर दिवाकर जी ने जब सिबी को अकेले खड़े देखा तो बोले कि क्या हुआ सिबी, तुम यहाँ अकेले खड़ी हो? सिबी, बस ऐसे ही अंकल जी। अंदर जोर से सिर दर्द हो रहा था। दिवाकर जी, सिर दर्द या दिल में बेचैनी हो रही है? सिबी ने अपनी गीली आंखें छुपाते हुए कहा कि नहीं अंकल जी, दिल में भला क्यों बेचैनी होने लगी, मैं तो बहुत खुश हूँ, कहकर निम्मी को लेकर घर लौट आई। अविनाश को भी बहुत बाद में पता चला कि सिबी घर चली गई है। निम्मी के सोने के बाद से भी आंखें बंद करके बैठे बैठे ही सोचती रही कि आज अविनाश को आखिर अपनी खुशी मिल ही गई है। तभी अविनाश का फोन आया। वह झट से उठाती है जैसे इसी बात का इंतजार हो। अविनाश, आज बड़ी जल्दी फोन उठा लिया। सिबी, वो बस इसलिए कि निम्मी की आंख ना खुल जाए। अविनाश,
तुम बिना बताए क्यों चली गई? नाराज हो क्या? सिबी, आपको इस वक्त जिया को फोन करना चाहिए, ना कि मुझे। अविनाश, क्यों? वैसे तुम्हें ज्यादा याद आ रही है वो, तो तुम ही कर लो उससे बात। सिबी, आपको कोई जरूरी बात करनी थी या ऐसे ही गलती से फोन मिल गया? अविनाश, हाँ बात तो जरूरी करनी है, पर अब कल ऑफिस में ही करता हूँ। सिबी का मन भारी सा था, रुककर बोली कि ठीक है। सुबह ऑफिस में अविनाश काफी बिजी रहा। सिबी आज दूसरे कमरे में काम कर रही थी, कुछ सामान चेकिंग कर उसे पैकिंग करवा रही थी। लंच टाइम में अविनाश ने सिबी को बुलाकर कहा कि आज कोई मीटिंग नहीं है। सिबी, जी आज कोई मीटिंग नहीं है। अविनाश, पर मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है 3 बजे, तुम तैयार रहना। सिबी, पर मेरी लिस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। अविनाश, तुम्हारी लिस्ट मेरे से भी बड़ी है क्या? सिबी, जी नहीं, नहीं तो। गाड़ी में बैठते ही सिबी ने पूछा कि जाना कहाँ है, तो अविनाश ने कहा कि तुम इस वक्त अपने बॉस के साथ हो, ज़्यादा सवाल मत करो। सिबी चुप होकर बाहर देखने लगी। जब थोड़ी देर में एक बड़े से मॉल के सामने गाड़ी रुकी तो कहा कि मीटिंग यहाँ है। अविनाश, हाँ चलें अब, या कुछ और पूछना है? अंदर जाकर इधर उधर देख रही सिबी को अविनाश ने कहा कि असल में मीटिंग तुम्हारे साथ ही है। सिबी, ये क्या बदतमीजी है सर, मेरे साथ क्यों? और इसके लिए झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी? अविनाश, जरूरत थी तभी तो आओ, चलो मेरा दिमाग खराब मत करो। सिबी बड़बड़ करती रही और पीछे चलने लगी। अविनाश ने कपड़े की दुकान पर बैठकर अच्छी सी ड्रेसेस दिखाने को बोला और साथ ही सिबी को भी पास बैठने को बोला। तो सिबी ने थोड़ा सख्ती से कहा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं, मैं चलती हूँ। अविनाश, ओ मैडम, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद रहा, ज़्यादा भाव मत खाओ, यहाँ बैठकर मेरी मदद करो। सिबी, जी मतलब, और बैठ गई। अविनाश, मुझे जिया के लिए अच्छी सी ड्रेस लेनी है, मेरी मदद करो। सिबी, इसके लिए आपको जिया को साथ लाना चाहिए था, और मैं क्यों करूं उसके लिए पसंद? मेरी पसंद वो क्यों पहनने लगी? अविनाश, मुझे उसी ने कहा है कि सिबी को ले जाना, वो जो पसंद करेगी ठीक है। सिबी का मन तो नहीं था, पर फिर देखने लगी। वह ड्रेस देख रही थी और अविनाश उसे। फिर बहुत सारी देखने के बाद भी जब अविनाश को कुछ पसंद नहीं आया तो बीच में से एक ड्रेस सिबी ने निकाली और कहा कि ये ले लीजिए, ये जिया को जरूर पसंद आएगी। अविनाश, अच्छा, पर ऐसे कैसे पता चलेगा? तुम पहन कर दिखा दो तो समझ आएगी। सिबी, सर मैं ये नहीं पहन सकती, लेकिन ये बहुत अच्छी है, पैक करवा लें। अविनाश ने सिबी की आंखों में देखते हुए कहा कि कम से कम इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो, और तो कोई बात आज तक तुमने नहीं मानी। सिबी भी अपने दर्द को छुपाकर ड्रेस पहनकर आई और अविनाश के सामने आकर आंखें झुकाकर खड़ी हो गई। अविनाश को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया, और जब होश में आया तो खड़ा होकर उसके पास गया। सिबी हरे रंग के अनारकली सूट में इतनी प्यारी लगेगी, ये तो अविनाश ने भी नहीं सोचा था। ऊपर से लंबी चोटी जो इस वक्त आगे थी और शर्मीली आंखें उठ ही नहीं पा रही थीं। अविनाश उसके पास गया और उसके कंधे पर पड़े दुपट्टे को लेकर उसके सर पर डाल दिया और कहा कि तुम्हें पता है सिबी, आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कुछ कहने को। सिबी अविनाश को उसकी तरफ देखने से मना करना चाहती थी, पर आज वह कुछ कह नहीं पाई। उसे सुकून मिल रहा था, पर कुछ पल के बाद सिबी वापस चेंज करने के लिए मुड़ी तो अविनाश ने कहा, सिबी चेंज मत करो प्लीज। सिबी, प्लीज सर, आप जरा होश में आए, आपकी सगाई हो चुकी है। अविनाश, तुम कहो तो मैं सगाई तोड़ दूं। सिबी थोड़ा गुस्से से बोली, ये बात करने से पहले जरा सोच तो लें कि आप क्या कह रहे हैं। रिश्ते जोड़ना और तोड़ना कोई खेल नहीं है, आइंदा ऐसी बात सोचना भी नहीं। और चेंज करके घर चली गई। जाते जाते अविनाश के हाथ में ड्रेस पकड़ाकर बोली, रिश्ता कोई भी हो पूरी ईमानदारी से निभाना। अविनाश उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में जो भावनाएं सिबी के लिए थीं वो कभी नहीं बदल सकती, और मैं तुमसे भी तो ईमानदारी से ही निभा रहा हूँ, पर तुम देखकर भी अनदेखा कर रही हो। तभी घर से मधु जी का फोन आया कि आज शादी की डेट फिक्स करने जिया के घर वाले और पंडित जी आ रहे, इसलिए जल्दी आ जाना। अविनाश हारा हुआ सा घर की तरफ चल पड़ा। उसे कोई खुशी तो नहीं थी, पर हाँ खुश होने का नाटक करना बहुत मुश्किल लग रहा था।
उसे आज भी बस सिबी का ही इंतजार है कि वो किसी तरह मान जाए। उसे पता है कि अंदर ही अंदर सिबी को जलन भी है, बस वो सब कुछ छिपा रही है। जब घर पहुंचा तो सब बहुत खुश थे। आखिर डेट जो फिक्स हो गई थी, और वो भी 1 हफ्ते के बाद की। सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, पर अविनाश चाहते हुए भी वहां बैठ नहीं पाया और कमरे में जाकर आज पहली बार खूब रोया। पीछे से जिया उसके पास आई और कहा कि सुनो अभी, तुम चिंता मत करो यार। अविनाश उसी के गले लगकर बोला, कैसे ना करूं चिंता, अगर अभी भी सिबी ने हाँ नहीं की तो ये सब सच में ही अपनी शादी करवा देंगे। फिर क्या होगा? अब तक तो झूठा नाटक कर लिया, आगे इन्हें मनाना या समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिया, हाँ ये तो है, सिबी बहुत जिद्दी है और शायद घमंडी भी, तभी तो देखो ना, मान ही नहीं रही। और मेरे तो बैठे बिठाए इतना हैंडसम और कमाऊ लड़का मिल रहा है, सच बताऊं तो मेरा तो इरादा बदलने का मन कर रहा है। अविनाश जिया को पीछे धकेलते हुए बोला, खबरदार, अगर एक शब्द भी सिबी के लिए बोला तो। और हमारी डील हुई थी कि अगर सिबी शादी के लिए तब भी ना माने तो हम ही किसी बहाने से इसे कैंसिल करवा लेंगे। जिया, हाँ यार, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान बदल रही थी। सॉरी, तुम किसी टूर पर ले जाओ ना उसे, शायद उसका मन बदल जाए, मैं भी साथ चलती हूँ। अविनाश, हाँ विचार तो अच्छा है, पर पहले तो तब तक शादी आगे बढ़ाने के लिए बोलना होगा, और ये तुम करोगी, समझी? जिया, हाँ ठीक है, मैं लगाती हूँ कोई जुगाड़, पर तुम कोई बिजनेस टूर अरेंज करो, शायद कुछ बात बन जाए। अविनाश उस रात बस यही सोचता रहा कि आखिर सिबी को बाहर ले जाने के लिए कैसे मनाएगा। सिबी रात भर ये सोचती रही कि कहीं मैं सच में ही तो निम्मी की खुशियों को खत्म तो नहीं कर रही। अविनाश एक अच्छा पिता बन सकता है, उसमें कोई भी शक नहीं। और उससे भी बड़ी बात, निम्मी भी उसे चाहती है, पर अगर वो आगे बढ़ रहा है तो मुझे उससे बहुत दूर रहना चाहिए, कहीं जिया को बुरा ना लग जाए। क्योंकि अविनाश तो आज भी चाहता है, ये मैं जानती हूँ, पर मैं उसके बारे में सोच भी क्यों रही हूँ। अब तो उसके लिए दिल में कुछ लाना भी गलत है, और ये सब मेरे ना करने ही से तो हो रहा है। अच्छा है वो शादी करके खुश रहे। सुबह सिबी उठी तो उसका सिर भारी हो रहा था। जैसे तैसे निम्मी को तैयार करके स्कूल भेजती है, फिर वह लेटी तो उसकी आंख लग गई। करीब 1 घंटे बाद नींद खुली तो वह हड़बड़ा कर उठी। टाइम देखा तो परेशान हो गई, पर फिर भी उससे उठा नहीं गया, बुखार जैसा लग रहा था। हिम्मत करके चाय बनाई और तैयार होने लगी। ऑफिस जाने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन जाना जरूरी था और वह पहुंच गई। थोड़ा बहुत काम किया, अविनाश ने भी आते ही बहुत सारा काम बता दिया और फोन पर बिजी हो गया। काम पूरा करके अविनाश की टेबल पर रखकर कहा, सर आज कोई मीटिंग नहीं है और काम भी लगभग हो गया है, और कोई काम है तो बता दीजिए। अविनाश, तुम मेरा कहा काम करती कहाँ हो? सिबी, मतलब मेरा लिया सूट आपकी जिया को पसंद नहीं आया क्या? और मैं तो पहले ही कह रही थी। अविनाश, वो बात नहीं है, वो सूट तो वैसे भी तुम ही पहनोगी। सिबी, अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं? अविनाश, बस कह दिया तो कह दिया। और हाँ, आज शादी के इनविटेशन आने वाले हैं, तुम सेलेक्ट कर लेना और उसे बता देना। सिबी, ये काम सर आप ही कर लें। और शादी की डेट फिक्स हो गई क्या? अविनाश, वही तो मैं कह रहा था कि तुम कहा हुआ काम करती कब हो, और डेट फिक्स हो गई तभी तो, पर थोड़ा लेट है, इसी बात का दुख है। सिबी, क्यों, 6 महीने बाद की है क्या? अविनाश, अरे नहीं, अगले हफ्ते, पर मुझसे तो इतना इंतजार भी नहीं हो रहा। और सिबी की आंखों को गहराई से देखने लगा, जो बस छलकने ही वाली थीं, पर सिबी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि कोई बात नहीं सर, सब्र का फल मीठा होता है। अविनाश, पर यह बात मेरे लिए तो गलती साबित हो रही है। दूसरी तरफ मुंह करके अपनी नम आंखों को पोंछने लगा। तभी उसके फोन पर किसी का फोन आया और वह बात करने लगा। साथ ही सिबी को कोई इशारा किया कि उसे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए यहीं रुके। तब तक सिबी भी टेबल पर हाथ रखकर उस पर अपना चेहरा रखा और आंखें बंद करके लेट गई। उसे कब नींद आ गई उसे पता ही ना चला। जब अविनाश ने उसे ऐसे देखा तो सोचा कि सिबी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मान जाओ, आखिर चाहती क्या हो। यही सोचते हुए उसे न जाने कब तक देखता रहा। फिर दरवाजे पर जब जयपाल ने नॉक किया तो अविनाश ने 2 चाय मंगवा ली।
पर वह हैरान था कि सिबी आवाज से भी नहीं उठी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। चाय भी आ गई, तब भी सिबी नहीं उठी। अविनाश ने 2-3 बार आवाज भी लगाई, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके पास आकर उसके हाथ छू कर देखे, और फिर माथा जो बुखार से तप रहे थे। वह बिना कोई देर किए उसे गोद में उठाकर दूसरे रूम में ले गया और अच्छे से लिटाया। तुरंत डॉक्टर को बुलाकर चेकअप कराया। डॉक्टर ने दवाएं दी और कहा कि हो सके तो पूरे शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखे, तभी ठीक होगा, वरना एडमिट कराना पड़ेगा। उस वक्त सारा लेडीज स्टाफ जा चुका था। अविनाश ने उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह जिया को बुलाकर सारी समस्या बताता है और वहीं सिबी के शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती है। लगभग 2 घंटे बाद सिबी का बुखार कुछ कम हुआ, पर पानी के कारण सिबी के कपड़े भी गीले हो गए, तो जिया चेंज कर देती है। अविनाश अंदर आकर जिया को थैंक्स कहता है और कहा कि आज जो तुमने किया है वो सच में एक दोस्त ही कर सकता है। जिया, अब ज्यादा बातें ना बनाओ और सिबी को दवा भी दे दो, पर उससे पहले इसे कुछ खिलाना भी तो होगा। पर सोते वक्त तो मुश्किल है, पर मैं कोशिश करती हूँ दवा देने की। कम से कम ठीक तो होगी तो उठेगी, और फिर कुछ खिला देना। अविनाश, हाँ ऐसा ही करो। जिया दवा देकर बाहर चली गई और अविनाश ने ले जाकर मम्मी को निम्मी का ध्यान रखने को कहा और बता दिया कि सिबी थोड़ा लेट आएगी। 1 घंटे बाद सिबी की आंख खुली और काफी ठीक महसूस कर रही थी। उसने देखा कि अविनाश पास में ही चेयर पर आंखें बंद किए बैठा है। वह धीरे धीरे बैठी, तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई तो गुस्से से उबलने लगी और हिम्मत करके उठी। तभी अविनाश की भी आंख खुल गई और कहा कि अरे तुम लेटी रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ, और फ़ोन मिलाने लगा। तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, जिससे उसके हाथ से फ़ोन भी छूट गया। वह हैरानी से सिबी को देखने लगा, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अविनाश कुछ बोलता इससे पहले ही सिबी चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया निकलोगे। मुझे तुम पर कितना विश्वास था, तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। अविनाश ने उसकी बाजू पकड़कर गुस्से से कहा कि क्या बकवास कर रही हो और क्या सोचकर ऐसा कह रही हो? तुम्हें क्या मैं इतना घटिया लगता हूँ? हद है। पर सिबी इतनी गुस्से में थी कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, साथ ही चक्कर भी आने लगे। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। अविनाश ने उसे छोड़कर कहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या कभी पहले कोई ऐसी बदतमीजी की? तुम्हें पहले ही दिन से प्यार से मना रहा हूँ। अविनाश ने उसे चेयर पर बैठाया और कहा कि प्यार महसूस किया जाता है और उसके लिए छूने की जरूरत नहीं होती। और क्या तुम्हें प्यार और हवस का फर्क भी नहीं मालूम है? कैसी सोच है तुम्हारी? घिन आ रही है मुझे तुम्हारी सोच पर। सिबी को सोचने की स्थिति में नहीं थी, पर आंखों में आंसू लिए एकटक अविनाश को देखने लगी। अविनाश, जरा मेरी आंखों में तो देखो सही, क्या तुम अंधी हो जो मेरी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता? सिबी कुछ नहीं बोली और उठकर बाहर जाने लगी, तो अविनाश ने कहा कि रुको 2 मिनट, मैं तुम्हें ऐसे बात क्लियर किए बिना कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे कुछ नहीं जानना, देरी हो रही है, जा रही हूँ, और कल आपको मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। सिबी कहकर नीचे चली गई। वहाँ जिया मिल गई, जो फ़ोन पर बात कर रही थी। सिबी को देखते ही फ़ोन कट करके बोली कि अरे सिबी, कैसी हो? अब कुछ खाया या नहीं? और तुम रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। सिबी, नहीं मैं चली जाऊंगी। जिया ने जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और कहा कि ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते, और मैं तो सोच रही हूँ कि आखिर अभी ने तुम्हें अकेले आने ही कैसे दिया? कैसा बॉस है तुम्हारा? और हंसने लगी। सिबी चुप रही, फिर सोचकर कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे बुखार था? जिया हंसते हुए बोली कि अब तुम्हारा बॉस इतना भी पत्थर दिल नहीं है। असल में जब तुम्हें सुबह तेज बुखार था तो उसने मुझे और डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने ठंडी पट्टियां रखीं और फिर कपड़े भी चेंज किए, लेकिन अपने स्टाफ के लिए इतनी चिंता करते हुए मैंने अभी को पहली बार देखा। वह इतना परेशान था कि पूछो मत। सिबी, क्या तुम भी वहीं थीं? जिया, और क्या,
पर अब तुम अपना ध्यान रखना। सिबी तो जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरी हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। मैंने उसे इतना कुछ कह दिया कि शायद सॉरी बोलना काफ़ी नहीं होगा, तभी घर आ गया और जिया उसे छोड़कर अपना ध्यान रखने को कहकर चली गई। सिबी ने पहले निम्मी को बुलाया और ज़रूरी काम करके लेट गई। उसकी तबीयत फिर खराब होने लगी तो वह दवा लेकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने अविनाश को कही थीं। उसे आज बहुत बुरा लग रहा था कि उसने इतनी बड़ी बात सोच भी कैसे ली। अविनाश के साथ वह दिन भर रहती है। आज तक उसने कभी गंदी नज़रों से नहीं देखा था, हमेशा ही इज्जत से पेश आया था। पर वह भी क्या करती। ऐसी हालत में उसका दिमाग घूम गया और ना ही अविनाश ने कुछ बताया और ना ही उसे कुछ बताने का मौका दिया। माफ़ी भी आखिर किस मुंह से मांगूंगी और क्या वो मुझे माफ़ कर देगा। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसके प्यार को गाली दी है। अब सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। देर रात तक इसी तरह सोचते हुए उसे नींद आ गई। सुबह थोड़ा देर से उठी, पर निम्मी को जैसे तैसे तैयार करके स्कूल भेज दिया। ऑफिस जाने की तो हिम्मत नहीं थी और न ही जाकर अविनाश का सामना करने की। वह आराम करने लगी और बार बार अविनाश को फ़ोन करने की हिम्मत लाती और अगले ही पल फिर रुक जाती। दोपहर तक ऐसे ही चलता रहा। उधर अविनाश भी पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। ऑफिस समय से पहले पहुंचकर अपनी चेयर पर ही आंखें बंद किए बैठा सोचता रहा कि आखिर उसकी गलती क्या है। यही कि वह उससे प्यार करता है और उसी के लिए जिया से शादी करने का नाटक भी कर रहा है, ताकि उसके दिल में अगर कुछ है तो शायद निकल जाए। पर यह तरकीब भी पता नहीं काम करेगी भी या नहीं। वह ये भी जानता था कि अब सिबी यहाँ काम बिल्कुल नहीं करेगी और वह उसे रोक भी नहीं पाएगा, लेकिन वह अपनी बात उसके सामने जरूर रखेगा। जिया से बात करता हूँ। वह उसे फ़ोन मिलाता है, पर लगता ही नहीं। पूरा दिन इसी परेशानी में बिता दिया कि आखिर सिबी को कैसे यकीन दिलाएगा। मधु जी शादी की तैयारियों में बिजी थी और सोचा कि सिबी को 2 दिन पहले ही यहाँ आने को कह दूंगी। सिबी की तबीयत अब ठीक थी। आज उसने बहुत कोशिश की कि वह अविनाश से माफ़ी मांग ले, पर ऐसा हो नहीं पाया। सोते वक्त निम्मी ने कहा कि मम्मा, अंकल से मिले कितने दिन हो गए हैं, आप फ़ोन मिला दो ना, मुझे बात करनी है। सिबी, नहीं बेटा, अभी तो रात हो गई है, कल बात कर लेना। निम्मी ने 1-2 बार कहा भी, पर सिबी ने उसे बहलाकर सुला दिया। अगली सुबह वह ऑफिस पहुंची तो अविनाश नहीं था। सबसे पूछा पर किसी को पता नहीं था। शाम तक सब काम किए और दिमाग में बस अविनाश का ही इंतजार था, पर वह नहीं आया। इसी तरह एक दिन और बीत गया और एक सुबह जब वह कमरे में गई तो अविनाश बहुत खुश दिखाई दे रहा था। सिबी, गुड मॉर्निंग सर। अविनाश कोई जवाब नहीं देता और फ़ोन पर किसी से बात करता रहा। काफ़ी देर बाद अविनाश ने एक लड़की से मिलाते हुए कहा कि मिसेस सिबी सिंह, ये मेरी नई पर्सनल सेक्रेटरी मिस नीलू, इनसे मिलिए। और नीलू तो हाय हेलो करके बाहर चली गई और न चाहते हुए भी सिबी की आंखें गीली हो गईं, पर जल्दी ही छुपा लिया। तो अविनाश ने कहा कि मिसेस सिबी, वैसे तो जॉब छोड़ने से पहले 1 महीना पहले नोटिस देना होता है, पर बस आपके लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, मैं सब मैनेज कर लूँगा। आप दे दीजिए अपना रेजिग्नेशन लेटर। पर सिबी उसे हैरानी से देखने लगी तो अविनाश ने कहा कि आप यही तो चाहती थीं, मैंने तो आपकी ही इच्छा का ध्यान रखा है। और हाँ, अगर आपको जरा सा भी विश्वास हो, मैंने दूसरी कंपनी में आपके लिए बात कर ली है, आप चाहें तो वहाँ जा सकती हैं, यहीं पास में है। सिबी, पर सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, मेरा मतलब मुझे कुछ बात करनी है। अविनाश, देखिए मिसेस सिबी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने कुछ भी गलती नहीं की है। हाँ, अगर फिर भी आप मेरी शिकायत करना ही चाहती हैं तो कर लीजिए, मैं कोई भी सज़ा सहने को तैयार हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी बिना गलती के मार खा ही चुका हूँ। इतना सुनते ही से भी जोर से रोने लगी तो अविनाश खड़ा होकर उसके पास आया और कहा कि अच्छा, इतने पर भी अगर मन नहीं भरे तो लो तुम और जी भर के मार लो। सिबी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, नजरें झुकाकर कहा कि मुझे माफ़ कर दो, अभी मैंने आप पर शक किया। सच में मैं उसी दिन से आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी, पर आप मिले भी नहीं और फ़ोन पर कहने की हिम्मत नहीं हुई। अविनाश, पर क्यों?
माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए ना। तुम्हारी नज़र में तो पाप तो मैंने किया है। सिबी उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोली, प्लीज मुझे माफ़ कर दो, जो एक सच्चे दोस्त पर शक कर गई। अविनाश, पर तुम तो उस दिन कुछ और ही कह रही थी। हाँ, तब मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं नीचे गई तो जिया मिल गई। उसने सारी बात बताई। मैं तब से ही अपने आप को दोषी समझ रही हूँ, और कब अविनाश के गले लग गई उसे भी पता न चला। अविनाश के दिल से तो सारा बोझ पल भर में उतर गया, पर उसे ये पता था कि अगर सिबी को माफ़ कर दिया तो वह कभी अपने दिल का हाल नहीं जान पाएगी। अविनाश, ठीक है, और उसे अपने से दूर करते हुए कहा कि आइंदा सोच समझकर बोलना। मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। सिबी, पर आप ये तो बता दें कि मुझे माफ़ किया या नहीं। अविनाश थोड़ा बेपरवाही से बोला कि हाँ, कर दिया, और तुम चाहो तो ये जॉब करो या नहीं, कहकर चला गया। लेकिन उसके दिल में सिबी के लिए इतना प्यार कम होने की बजाय और बढ़ गया। उसे एहसास था कि अगर सिबी से थोड़ी दूरी बनाई जाए या उसे इग्नोर किया जाए तो वह हो सकता है ये मान ले कि वह भी प्यार करने लगी है। मधु जी, बेटा, अभी शादी के 4 दिन बचे हैं, तुम्हारी शॉपिंग बची है, और कल से घर के फंक्शन भी शुरू हो जाएंगे। अविनाश, माँ, मैं अपने आप ले आऊँगा, आप चिंता ना करें, बाकी काम देख लें, और फ़ोन कट कर दिया। मन में ये उथल पुथल थी कि शादी तो आगे बढ़ाना चाहता था, वो भी नहीं कर पाया। सिबी की बातों ने दिमाग ऐसा घुमाया कि कुछ सोच ही ना पाया। अब क्या होगा? अगर सिबी नहीं मानी तो मुझे ही कुछ करना होगा। दूसरी बात, जिया भी तो परेशान है। पापा को तो मना लिया है, पर माँ का मानना मुश्किल है। उधर सिबी भी अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि अविनाश ने माफ़ भले ही कर दिया है, पर मेरे दिल पर अभी भी एक बोझ सा क्यों है। आखिर उनकी शादी का सोचते ही मेरे हाथ पांव ठंडे क्यों पड़ जाते हैं। फिर काम होते ही घर चली गई और वहां अपनी बहन निशा से बात की, जिसने बताया कि उसकी सहेली के ऑफिस में एक मैनेजर की पोस्ट खाली है। तुम चाहो तो कोशिश कर लो। सिबी, ठीक है, मैं अगले हफ्ते बताती हूँ। सारी रात करवटें बदलती रही, पर नींद नहीं आई। अविनाश का हाल भी ऐसा ही था। अगले दिन ऑफिस में गई तो अविनाश को खुशी हुई कि उसने जॉब छोड़ने का फैसला कैंसिल कर दिया है। सिबी, सर, आज आपकी एक मीटिंग है जो यहीं ऑफिस में है, सभी फाइल तैयार हैं। अविनाश, ओके, मैं देख लूँगा, और नीलू को बुलाकर दूसरी ब्रांच में भेज दिया। मीटिंग के वक्त भी अविनाश सिबी से उतना ही बोला जितना जरूरी था, और शाम को जाते वक्त इतना ही कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। सिबी बिना कोई सवाल किए उसके पीछे चल पड़ी, और एक मॉल में अविनाश ने अपनी ड्रेस चुनने के लिए कहा। सिबी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर कहीं वह फिर से बुरा ना मान जाए। सारी ड्रेस देखने लगी और 2 पीस निकाल कर अविनाश को ट्राई करने को कहा, पर अविनाश ने कहा कि तुमने पसंद की है तो अच्छी ही होगी, और पैक करने को बोल दिया। सिबी ने कहा भी कि आप एक बार तो देख लें। अविनाश ने पेमेंट की और चल पड़ा, बस इशारा ही किया कि जल्दी चलो। सिबी गाड़ी में बैठ गई। अविनाश ने गाड़ी सीधा उसी के घर के आगे रोकी। सिबी उतरकर अंदर जाने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अविनाश भी आ रहा था। वह थोड़ा हैरान हुई तो अविनाश ने कहा कि चिंता मत करो, बस 5 मिनट, निम्मी से मिलकर चला जाऊंगा। सिबी, जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप आइए, वो तो आपको याद कर ही रही थी। अविनाश, जानता हूँ तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं है। निम्मी अविनाश को देखकर बहुत खुश हुई और अविनाश का हाथ पकड़कर कहा कि अंकल, आप नाराज थे क्या, जो इतने दिनों के बाद आए। ये सुनते ही अविनाश ने शिकायत वाली नज़रों से सिबी को देखा तो वह चाय बनाने के बहाने किचन में चली गई। अविनाश निम्मी से हंसकर ऐसे बात कर रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि वह सिबी से नाराज है। निम्मी भी उसे बताती है कि वह मम्मा को बहुत बार बोलती है कि मेरी बात करवा दे, पर वह बहाने बना देती है। अविनाश, हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप अपने आप ही फ़ोन कर लिया करो। तभी सिबी चाय ले आई। जैसे ही अविनाश को देने लगी, निम्मी उछलकर बीच में आ गई, जिससे सारी चाय अविनाश के हाथ पर गिर गई। सिबी की तो जान ही निकल गई, एकदम से चीखी, निम्मी, जाओ तुम यहाँ से। और अविनाश भी खड़ा हो गया और कहा कि क्यों डांट रही हो, इतना ज़्यादा भी नहीं जला। तब तक सिबी अविनाश का हाथ पकड़कर नल तक ले गई।
और पानी के नीचे करके बोली, इस लड़की की उछल कूद कभी खत्म नहीं होती। जब देखो मस्ती, देखिए जरा कितना जल गया है, और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। आप भी ना बिल्कुल बच्चे बन जाते हो इसके साथ, और सारी गलती मेरी ही है जो इसके सामने चाय देने लगी। वह चिंता में बोले जा रही थी, लेकिन अविनाश को दर्द बहुत प्यारा लग रहा था, जो कि इस वक्त सिबी की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उसकी मुस्कान देखकर सिबी बोली, और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये नहीं कि उसे डांट दें। देखिए जरा कैसे लाल हो गया है। अब परसों शादी की रस्में कैसे करोगे? अविनाश उसके हाथ से अपना हाथ खींचकर बोला कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। सिबी वापस हाथ खींचकर बोली, जब तक मैं दवा ना लगा दूँ आप हिलोगे नहीं। और सोफे पर बिठाकर दवा ले आई, घुटनों के बल बैठी और दवा लगाने लगी। अविनाश के लिए ये पल बहुत कीमती था, लेकिन वह नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला कि वैसे तुम ये सब क्यों कर रही हो सिबी? क्यों? जब मैं मुश्किल में होती हूँ तो आप भी तो मदद करते हो, और मैं तो फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रही। इस वक्त आप मेहमान हो और ये मेरा फर्ज है। अविनाश, अच्छा बस इसलिए? सिबी, हाँ नहीं, मैं पहले आपके लिए दूसरी चाय बना लाती हूँ। अविनाश, थैंक्स, अब मेरा मन नहीं है। और निम्मी को बुलाया, जो डर के मारे बहुत देर बाद बाहर आई। सिबी ने उसे सॉरी बोलने को कहा तो अविनाश ने निम्मी को गले लगाकर कहा कि कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर दिल दुखाते हैं। सिबी इस बात का मतलब समझ तो गई थी, पर फिर सोचा कि अब इस बात का फायदा ही क्या है, जब आप शादी कर ही रहे हैं। निम्मी अंदर चली गई और अविनाश ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। सिबी, जी अपना ध्यान रखना, वरना फपोले पड़ जाएंगे। अविनाश थोड़ा सा स्माइल करके चला गया। सिबी काफ़ी देर बैठी यही सोचती रही कि आखिर में इतना परेशान क्यों हो गई थी। मुझसे भी उनका दर्द क्यों नहीं देखा गया। अविनाश की आंखों में आज भी मेरे लिए प्यार साफ नजर आता है। क्या वो शादी करके खुश रहेंगे? अगर नहीं तो फिर क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो करे भी तो क्या, जब मैंने हाँ नहीं की। पर मैं क्या करूं? सिबी जब ऑफिस जाने लगी तो मधु जी का फोन आ गया और घर आने को ही कहने लगी। सिबी ने निम्मी के स्कूल से आने के बाद आने को बोल दिया और ऑफिस चली गई। वहां उसकी टेबल पर ही शादी का इनविटेशन रखा था। हाथ में उठाया तो अपने आप ही दो मोती आंखों में आ गए, जो अंदर आते हुए अविनाश ने भी देख तो लिया था, और अपनी सीट पर बैठकर कहा, आज मुझे घर जल्दी जाना है, इसलिए सब काम एक साथ बता दो। सिबी, जी सर। और पूछा कि आपका हाथ कैसा है? अविनाश, अब ठीक है। पर सिबी ने देखा वह उस हाथ से पेज भी पलट नहीं पा रहा था। पास जाकर सारे पेज खुद पलटने लगी। अविनाश ने मना किया, लेकिन जब उसके अपनी ओर झुके चेहरे को देखा तो भूल ही गया। सिबी आंखों के इशारे से उसे नीचे देखने को कहने लगी। तब अविनाश पेपर्स को देखने लगा और साइन करते ही उठने लगा। तब तक सिबी दूर नहीं हटी थी, इसलिए वह उसी से टकराकर गिरने लगा, और टक्कर के कारण सिबी भी उसी की गोद में गिर गई। अविनाश के पीछे चेयर थी तो वह भी चेयर पर ही गिरा था, और दोनों की आंखें बंद थीं। जब अविनाश आंखें खोलता है तो उसने सिबी को कमर से पकड़ रखा था और चेहरा उसके बेहद करीब था। गर्म सांसें महसूस हुईं तो सिबी ने आंखें खोलीं तो झटके से उठने लगी, पर अविनाश तब तक पकड़े हुए था। सिबी, छोड़िए मुझे। अविनाश हाथ हटाकर बोला कि गिरी तुम खुद थी, कहीं मुझ पर इल्जाम लगाओ। सिबी दूर जाकर बोली कि सॉरी, वो मैं अचानक से संभल नहीं पाई। अविनाश, वैसे मुझे घर जल्दी जाना है, तुम भी साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। सिबी, जी पर मुझे निम्मी को भी घर से लेना है, मैं आ जाऊंगी। अविनाश, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है, चलो जाते हुए ले लेते हैं। सिबी, जी ठीक है। दोनों घर पहुंचे। पहले सिबी ने निम्मी को तैयार किया। निम्मी ने रात वाली बात के लिए अविनाश को सॉरी भी बोला। सिबी अविनाश को चाय देकर तैयार होने चली गई। उसने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी। अविनाश निम्मी को ले जाकर बाहर गाड़ी में इंतजार करने लगा। सिबी जैसे ही आकर बैठी तो निम्मी ने कहा, ओह मम्मा, आज तो आप कमाल लग रही हो। क्यों अंकल, मैं ठीक कह रही हूँ ना?
अविनाश नज़र भर के उसकी तरफ देखने लगा तो सिबी निम्मी को समझाने लगी कि निम्मी, तुम वहाँ पर कोई शरारत नहीं करोगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर कोई भी बात मानने से मना किया तो मैं तभी घर वापस ले आऊंगी। निम्मी, ओके मम्मा। अविनाश भी उससे ध्यान हटाकर गाड़ी चलाने लगा और कहा कि निम्मी, जो तुम्हारा मन करे वही करना, ठीक है। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता देना, किसी और को कहने की जरूरत नहीं। निम्मी तो खुशी से उछलने लगी तो सिबी ने आंखें दिखाकर उसे शांत कराया। अविनाश चुपचाप गाड़ी चलाता रहा और न चाहते हुए भी एक नज़र सिबी को देख लेता, जो न जाने कहाँ शून्य में देख रही थी। शाम को हल्दी थी, सब तैयारियों में लगे थे। अविनाश बुझे मन से सब कर रहा था। दिवाकर जी ने भी सिबी को अपने पास बुलाकर कहा कि सिबी, तुम खुश हो ना कि अब तो अभी ने तुम्हें मनाना छोड़ दिया है। सिबी, जी अंकल जी, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। आखिर घर में खुशियाँ आ गईं। दिवाकर जी उसके मन की टोह लेना चाहते थे, पर सिबी ने अपने आप को संभाल रखा था। काम के बहाने वहां से टल गई। रस्म होने के बाद जब अविनाश नहाने के लिए ऊपर गया तो उसे अपने कपड़े नहीं मिले। आवाज लगाता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर बहुत देर बाद वह नीचे आकर मधु जी से बोला कि माँ, मेरे कपड़े तो दे दो, कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, कोई सुनता क्यों नहीं। मधु जी, बेटा मेरे हाथ तो अभी गंदे हैं। और सिबी को आवाज लगाकर कहा, बेटा सिबी, जाओ तुम जरा अभी की मदद करना। सिबी, पर आंटी जी, मुझे कैसे पता होगा इनके कपड़ों का। मधु जी, अरे बेटा, सीधी सी बात है, कपड़े अलमारी में ही होंगे और सामने ही कुर्ता पजामा रखा है, जाकर बस निकाल कर दे दो। सिबी, जी आंटी जी। चिढ़ता हुआ अभी चला गया और पीछे पीछे सिबी भी गई। जाकर अलमारी से कपड़े निकाल कर दिए जो सामने ही रखे थे। बाहर जाने लगी तो अविनाश ने कहा, अच्छा सुनो, वो मेरे कल के लिए निकाल कर दे जाओ, तब तक मैं नहा आता हूँ, वरना कल फिर मुझे परेशानी होगी। सिबी, देखिए अब मैं चलती हूँ और आप नहाकर अपने आप निकाल लेना। अविनाश दरवाजा पटक कर वॉशरूम चला गया और सिबी भी कपड़े अलमारी से निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक डायरी लगी। ना चाहते हुए भी खोली तो उसमें अविनाश सब कुछ सिबी के लिए ही लिखा हुआ था, पर वह पढ़ नहीं पाई क्योंकि तभी अविनाश के बाहर आने की आवाज़ आई। वह चुपके से डायरी छुपा लेती है और कहा कि देख लीजिए, ठीक है ना। सिबी, हाँ बहुत अच्छे हैं, और तुमने निकाले हैं तो बहुत अच्छे। सिबी डायरी लेकर जैसे ही निकलने लगी तो अविनाश फिर चिल्लाया और कहा, ये देखो जरा, इस कुर्ते में तो बटन ही नहीं है, जरा लगा ही दो। सिबी, सर मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, आप प्लीज कुछ और पहन लें। अविनाश, ओह सॉरी, लेकिन बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, दोस्त बनकर भी तो ये काम किया जा सकता है। सिबी मुंह बनाकर बटन तो लगाने लगी। अविनाश को और चाहिए क्या था, उसे जी भरकर देखने का मौका जो मिल गया था। सिबी भी उसकी आंखों की तपिश महसूस तो कर रही थी, पर एक बार भी नजर उठाकर देखा नहीं। सिबी धागा तोड़कर दूर हटकर बोली कि हो गया, बाहर चली गई। बाकी काम के बाद सबको खाना दिया। पहले निम्मी को जबरदस्ती बिठाकर खाना खिलाया। जब रात होने लगी तो मधु जी ने अविनाश को आवाज लगाई, पर वह तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे होश में आने का मन ही नहीं था कि जब सिबी उसके नजदीक थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तभी उसे पता नहीं चला। सिबी जोर से बोलते हुए, सर कहाँ हैं आप, कब से आंटी जी बुला रही हैं और मैं भी दरवाजा नॉक कर रही थी। अविनाश हड़बड़ाकर बोला कि क्या हुआ। सिबी खाना रखकर बोली कि आप खाना खाकर आराम करिए, मैं चलती हूँ। तब तक निम्मी भी आ गई। कहा कि अंकल जी, आज आप नहीं चलोगे हमें छोड़ने। सिबी बीच में ही बोली कि नहीं, आज वह नहीं जा सकते, उन्हें अब घर से नहीं निकलना है। अविनाश निम्मी को पास बिठाकर बोला, आज तुम कहीं जाओ ही मत, सुबह फिर आना पड़ेगा तो अच्छा है यहीं रुक जाओ। सिबी, नहीं ये नहीं हो सकता, वैसे भी मुझे कहीं और नींद नहीं आती। अविनाश, वो तो तुम्हें वैसे भी नहीं आएगी। सिबी, जी क्या मतलब। अविनाश, हाँ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बोल दिया और निम्मी से बोलने लगा। सिबी निम्मी को जल्दी नीचे आने को और यहाँ सोने से मना करके कहकर नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद अविनाश
निम्मी को गोद में लिए नीचे आ गया और कहा कि देखो, आज मैंने इसे नहीं सुलाया और मैं इसे ले भी आया हूँ। कहीं तुम ये ना कहो कि मैंने जानबूझकर सुलाया है। सिबी की हंसी छूट गई। अविनाश उसे पल भर के लिए देखता रहा और कहा कि आज तुम्हें पहली बार हंसते हुए देखा है। सिबी एकदम से रुक गई और कहा कि आप निम्मी को मुझे दीजिए, मैं टैक्सी से चली जाती हूँ। अविनाश कुछ कहता इससे पहले ही सिबी टैक्सी रोक लेती है और निम्मी को लेकर बैठ गई। अविनाश, पहुंचकर फोन जरूर करना और हाँ, जल्दी वेन्यू पर पहुंच जाना। सिबी छोटा सा हाँ करके ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहती है। अविनाश अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि अगर अभी भी सिबी नहीं मानी तो जिया को क्या जवाब दूंगा। वह तो मानी इस शर्त पर थी कि मेरी शादी का सुनकर शायद सिबी अपने दिल की बात कह ही दे। तभी जिया का फोन आता है। अविनाश ने फोन पिक करते ही कहा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जिया, अच्छा कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। अविनाश, क्या बकवास है। जिया, ज्यादा उड़ो मत, मुझे भी तुम में जरा भी रुचि नहीं है। मैंने फोन इसलिए किया कि अब आगे क्या प्लान है। मेरे मम्मी पापा भी मेरा साथ देकर थक गए हैं। उधर सचिन भी गुस्से में है कि तुम्हें इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी। अविनाश, तो मैं कौन सा खुश हूँ और मेरा दिमाग तो इस वक्त बंद हो चुका है। देखता हूँ क्या हो सकता है। सिबी सुबह उठी तो निम्मी ने जल्दी तैयार होकर चलने के लिए कहा, पर सिबी ने कहा कि थोड़ा रुक कर चलेंगे। जब जाने लगी तो मन भारी सा हो रहा था, आंखें बार बार छलकने लगीं। पहुंचकर देखा तो सब मेहंदी और संगीत की तैयारी में लगे हुए थे। वह भी चुपचाप सी बैठ गई। एक औरत ने उसे भी मेहंदी लगाने को कहा तो वहां से टलकर एक कमरे की बालकनी में खड़ी हो गई। वहां जिया किसी से पहले ही फोन पर बात कर रही थी। पहले तो सिबी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब उसने अविनाश के बारे में बार बार जिया को गलत बोलते सुना तो वह और भी ध्यान से सुनने लगी। जिया, अरे मुझे तो उसकी दौलत से मतलब है। शादी के कुछ टाइम बाद उसे तलाक ले लूंगी और आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर ऐसी ऐस और जिंदगी में चाहिए ही क्या। दूसरी तरफ कौन क्या कह रहा है ये तो सिबी के लिए सुनना मुश्किल था, पर इतना जरूर पता चल गया था कि कोई खास दोस्ती होगा जो उसे गाइड कर रहा है। सिबी का खून खौल गया कि इतने नेक इंसान को जिया धोखा दे रही है, जबकि वह पहले ही सब कुछ उसके नाम करने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही तो सारे पेपर्स रेडी करवाए हैं। वह जिया के करीब जैसे ही जाने लगी पता लगाने के लिए आखिर उसका क्या मकसद है, तभी जिया फोन कट करके बाहर जाकर बैठ गई और मेहंदी लगवाने लगी और उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल कि दिल में क्या चल रहा है किसी को पता ही ना चले। सिबी अविनाश को सब बताना चाहती थी, पर आज वह ज्यादा ही खुश होने का नाटक कर रहा था और सिबी को देखकर भी अनदेखा कर रहा था। अविनाश मेहंदी लगवाते वक्त नम आंखों से सिबी को देख तो रहा था, पर चोरी चोरी बाकी सब भी डांस में बिजी थे। जिया ने सिबी को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम खुश नहीं हो क्या अविनाश की शादी से। सिबी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। जिया, तो तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई है। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि अभी ने अब तुम्हें मनाना छोड़ दिया है। सिबी, नहीं बिल्कुल नहीं, पर मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। जिया, इरादे कुछ भी हों, शादी तो मेरे से ही कर रहा है ना। और हंसती हुई अविनाश के पास चली गई। सिबी का दिमाग घूम रहा था। वह सोच रही थी कि किससे बात करे। फिर वह दिवाकर जी से मिलने गई तो वह भी मेहमानों से बातें करने में बिजी थे। फिर उसने मधु जी को बताने की सोची और वह बहाने से उन्हें एक तरफ ले जाकर सब बता दिया कि जिया अविनाश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मधु जी ने सिबी को ही फटकार दिया और कहा कि ऐसा तुम बस जलन में कह रही हो। बड़ी मुश्किल से तो मेरा बेटा शादी के लिए माना है और तुम हो की टांग अड़ा रही हो। मैंने तो फिर भी तुम्हें यहाँ बुलाया और फैमिली मेंबर की तरह रखा और तुम हो कि हमारी ही खुशियों को तबाह करना चाहती हो। सिबी तुरंत वहाँ से वापस आने के लिए निम्मी को बुलाने गई तो देखा अविनाश अपने हाथों से उसे मेहंदी लगा रहा है। उस वक्त वह भूल गई कि उसे क्या सुनने को मिला है और अपलक दोनों को देखने लगी। लेकिन अब मधु जी से उसका वहां खड़ा होना भी सहन नहीं हो रहा था। वह उसे घूरने लगी और अविनाश को बोला, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है,
पहले वो कर लो। लेकिन अविनाश ने कहा कि वह निम्मी को मेहंदी लगाकर ही उठेगा, उसके लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी काम और कोई नहीं है। सिबी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उधर सब डांस करने लगे। जिया और अविनाश भी कपल डांस कर रहे थे। जिया, अभी मैंने लास्ट हथियार तो डाल दिया है, अब देखो तुम्हारी सिबी क्या करती है। अविनाश, हाँ, उसका मूड तो खराब लग रहा है और मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है कि कल क्या होगा। मुझे तो लगता है वो कल आए ही ना। जिया, अच्छा तुम जरा मुझे एक किस करो जब वह इसी तरफ देख रही हो। अविनाश, पागल हो क्या, सब बड़े भी तो हैं यहाँ। जब तक अविनाश ने अपनी बात पूरी की तो जिया ने अपने होठ अविनाश के गालों पर रख दिए। अविनाश आंखें फाड़कर देखने लगा और कहा कि तीर शायद निशाने पर लगा है। सिबी देखते ही पीट करके खड़ी हो गई और सोचा ये जिया भी बहुत इडियट है। रात हो गई तो सिबी निम्मी को ले जाकर जाने लगी और अविनाश तभी उसके पास आया और कहा कि आज तो यहीं रुक जाओ, सब मेहमान भी यहीं हैं। सिबी, मिल गई फुर्सत मुझसे मिलने की। अविनाश, हाँ क्यों, कोई काम था क्या मुझसे? असल में सब रस्मों में थोड़ा बिजी था। सिबी, हाँ वो तो मैं देख ही रही थी, कितना ज़्यादा बिजी थे। अविनाश, तो रुक जाओ, कल के बाद तो मैं कहूँगा ही नहीं। सिबी, नहीं मुझे जाना ही होगा, और कहकर चली गई। अविनाश ने फिर जोर से आवाज़ लगाकर कहा कि मैं कल इंतजार करूँगा। रात भर सिबी को नींद नहीं आई। सुबह उठी तो जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर सोचा पहले ऑफिस में जाकर जरूरी काम निपटाकर चली जाऊंगी। उसे जिया के बारे में भी तो पता लगाना था। बहन निम्मी को लेकर पहले ऑफिस गई, वहाँ सब कुछ चेक किया, सब ठीक था, उसे राहत मिली। फिर वह वेन्यू पर पहुंची। मधु जी ने उसे देखते ही मुंह बना लिया। अविनाश और जिया अलग अलग कमरों में तैयार हो रहे थे। वह पहले जिया से मिलने गई, जो थोड़ी बहुत तैयार थी। उसका दिल भी भारी हो रहा था, पर सिबी को देखते ही चहकने लगी। उसे कभी अपने कंगन तो कभी लहंगा बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगी। सिबी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, और वो भी अकेले में। जिया, पर इस वक्त? सिबी, हाँ अभी, और बाकी सबको बाहर भेज दिया। जिया, यार ऐसा क्या हो गया, मुझे तैयार होना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। सिबी, देखो जिया, मुझे घुमाकर बात करनी नहीं आती, सीधा सा सवाल है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? अविनाश को धोखा देने की तुम सोच भी कैसे सकती हो? जिया, क्या मतलब? सिबी, मैंने तुम्हारी फ़ोन पर करते हुए सारी बात सुन ली थी, इसलिए सीधे से सब बता दो। जिया, पर इस बात से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, या कहीं तुम्हें लालच तो नहीं आ गया? सिबी, मुझे कोई लालच नहीं है, पर अगर तुम गलत इरादों से सर से शादी कर रही हो तो ऐसा नहीं होने दूंगी। जिया, तो तुम मुझे रोकोगी? सिबी, हाँ जरूर, क्यों नहीं। जिया, देखो अगर मैंने अभी आंटी को तुम्हारे बारे में बता दिया तो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी। सिबी, तो तुम शादी से मना कर दो और मैं भी चली जाऊंगी। जिया, अच्छा। तभी अविनाश अंदर आता है और कहा, ओह जिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो यार। सिबी की तरफ जानबूझकर उसने देखा तक नहीं। जिया, बस 5 मिनट, मैं अभी आती हूँ, पर यार सिबी को यहाँ से निकालो, ये मेरे से बदतमीजी कर रही है। अविनाश, क्या बात है सिबी, तुम आज बहुत परेशान लग रही हो। सिबी, मुझे आपको कुछ बताना है। अविनाश, देखो सिबी, सारी बातें बाद में करेंगे और तुम भी एंजॉय करो, और वैसे भी तुम ही तो चाहती थी कि मैं किसी और से शादी कर लूं। सिबी, लेकिन सर 1 मिनट तो सुनिए। अविनाश बाहर जाते जाते रुक गया और कहा कि हाँ बोलो, लेकिन जल्दी। सिबी सब जल्दी जल्दी जिया के इरादों के बारे में बता देती है, लेकिन सब सुनकर भी अविनाश के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आई और कहा कि पर तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, और न ही मुझे, क्योंकि मैं ये शादी बस अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, और जिया चाहे मुझे अगले दिन ही छोड़ दे। सिबी, पर आप सब जानते हुए भी ऐसा करोगे, उससे आपकी फैमिली को ज़्यादा तकलीफ होगी। अविनाश उसके करीब आया और आंखों में झांक कर देखा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी चिंता क्यों है? सिबी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अविनाश, गलती तो मैं तब कर रहा था जब तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर अब मैं अपनी मम्मी पापा की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। सिबी की आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि आप मेरी ना करने की सजा सबको क्यों दे रहे हैं? अविनाश, तो मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है,
तुम बताओ क्या करूं? सिबी पीठ मोड़कर खड़ी हो गई और जिया ने कहा कि अभी फालतू बातों में कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। अविनाश बाहर चला गया और उसके जाते ही जिया ने सिबी को गले लगाकर कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सिबी ने उसे हैरानी से देखते हुए बोली कि मतलब, और तुम अचानक से ऐसा क्यों कह रही हो? जिया, बस मेरी एक बात का जवाब हाँ या ना में दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सिबी, क्या मतलब? जिया, तुम अभी से प्यार करती हो या नहीं? सिबी आंखें झुकाकर बोली, पता नहीं, पर उनके साथ कुछ गलत होने नहीं दे सकती। पर तुम उनसे शादी करने वाली हो, और ये सवाल मुझसे क्यों? जिया, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी से ना तो प्यार करती हूँ और ना ही शादी करना चाहती हूँ। मैं तो अपने सचिन से प्यार करती हूँ और मेरी शादी आज ही उसी से होने वाली है। और मुझे ये भी पता है कि तुम भी अभी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन बस डर है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? लेकिन क्या तुम ये सहन कर पाओगी कि जिससे तुम प्यार करती हो वो किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा और वो बस तुमसे ही प्यार करता है? मैं तो अभी चली जाऊंगी और वो शायद कभी खुश नहीं रहेगा, इसलिए उसे अपना लो। लोगों की मत सोचो, अपनी जिंदगी का और अपनी बच्ची की खुशियों का फैसला तुम खुद करो और ये बस तुम्हारा अधिकार है। सिबी, पर वो सब जो तुम फोन पर बात कर रही थी और सर भी तुमसे शादी करने वाले हैं, सगाई भी हुई थी, वो सब क्या था? जिया, वो सब हम दोनों का नाटक था, तुम्हारे मुंह से सच निकलवाने के लिए। सिबी, क्या पर मैं फिर भी उनसे शादी नहीं कर सकती? आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी दिवाकर जी अंदर आए और कहा, जिया, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? तेरी ससुराल वाले कब से राह देख रहे हैं और हमारी होने वाली बहू को जल्दी तैयार करके बाहर भेजो, अविनाश कहीं चिंता में पिघल ना जाए। और सिबी की तरफ देखकर कहा कि बेटा, आगे की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस मेरे अविनाश को संभाल लो। सिबी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह दौड़कर दिवाकर जी के पांव छूकर निशब्द सी आंखें झुकाकर खड़ी हो गई। दिवाकर जी, जिया किसी को बुलाकर सिबी को जल्दी से तैयार करो। और हाँ बेटा, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अविनाश का इतना साथ दिया। खुश रहो। उनके बाहर जाते ही जिया सिबी को तैयार करवाती है, सिबी को समझाती है कि अविनाश बस उसी से प्यार करता है। ये सारी रस्में करते हुए अंदर से बहुत दुखी हुआ है, पर उसकी मजबूरी थी। मेरी तरफ तो उसने कभी प्यार से देखा तक नहीं। सिबी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अविनाश को बहुत परेशान किया है। जिया मजाक में अविनाश को फ़ोन पर मैसेज करती है, यार कैसी जिद्दी लड़की है सिबी, अभी भी टस से मस नहीं हुई और अब तो मैं भी आ रही हूँ, पर चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अविनाश मुंह लटकाकर बैठा बरमाला के लिए इंतजार करने लगा, जबकि बाकी लोग उसे चिढ़ाने लगे। थोड़ी ही देर में जब दुल्हन आई तो सबकी नज़रें उसी ओर घूम गईं, लेकिन घूंघट के कारण चेहरा दिखाई नहीं दिया। सब खुशी से तालियां बजाने लगे। निम्मी अविनाश की तरफ देखकर सोच रही थी कि काश ये मेरे पापा होते, और यही सोचकर उदास सी एक कोने में चेयर पर बैठ गई। अविनाश ने भारी मन से दुल्हन के गले में वरमाला डाली और दुल्हन ने भी कांपते हाथों से अविनाश के गले में वरमाला डाली। फेरों के वक्त भी घूंघटी था। मधु जी ने एक दो बार कहा भी कि दुल्हन अपना चेहरा तो दिखाए, पर दिवाकर जी ने ये कहकर रोक लिया कि पंडित जी ने ही घर जाने तक चेहरा दिखाने से मना किया है। फेरे भी हो गए और कन्यादान भी जिया के मम्मी पापा ने ही किया, पर निम्मी अपनी मम्मी को ढूंढती रही जो नहीं मिली। विदाई के वक्त भी वहीं साथ थे। जब घर पहुंचे तो पूजा के बाद मधु जी ने दुल्हन का चेहरा देखना चाहा, लेकिन फिर दिवाकर जी ने बहाने से रोक दिया और कहा कि पहले दोनों बच्चों को थोड़ा आराम तो करने दो, फिर मुंह दिखाई पर नेक देते वक्त देख लेना। निम्मी को एक पल के लिए भी दिवाकर जी ने आंखों के साथ ओझल नहीं होने दिया, साथ साथ रखा। कमरे में जब अविनाश जाते ही दुल्हन को जिया समझकर बोला, ये घूंघट का कौन सा नाटक लगा रखा है? चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर से नीचे रस्में पूरी करने जाना है। मेरा तो मन करता है कि ये देश ही छोड़कर भाग जाऊं, कहकर वॉशरूम चला गया और आते ही मुंह फेर कर लेट गया। सिबी की धड़कनें और भी तेज हो गई थीं, ये सोचकर
कि न जाने अब क्या होगा, अविनाश कैसे रिएक्ट करेगा और आंटी जी क्या कहेंगी। फिर वह कपड़े चेंज करने गई, जिसका पूरा इंतजाम जिया ने ही कर रखा था। फिर ड्रेसिंग के सामने तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आई कि जिया बेटा, जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। आवाज से अविनाश भी उठकर तैयार होने लगा। सिबी ने तभी पीठ कर ली थी। अविनाश बड़बड़ करता जा रहा था कि शायद मेरे ही प्यार में कमी रह गई थी या मुझ में ही कमियां हैं जो सिबी को जरा सा भी एहसास ना करा पाया। और जिया, तुम भी सचिन से बात कर लो, बता दो कि नाटक पूरा हो गया है, मेरा क्या है, मैं भी अब ऑफिस से घर आऊंगा ही नहीं। सिबी हिम्मत करके उसकी ओर मुड़ी और नजरें झुकाकर कहा कि क्या सच में नहीं आओगे। अविनाश ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा कि सिबी जैसी आवाज निकालने से तुम सिबी नहीं बन जाओगी। सिबी, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो निम्मी के पापा। ये सुनते ही अविनाश सिबी की तरफ देखता है तो देखता ही रह गया। मुंह खोले, आंखें भी खुली की खुली रह गईं। जब अपने सामने सिबी को साड़ी में सिमटे हुए और शर्माते हुए देखा, 2 मिनट बाद वह उसकी ओर बढ़ने लगा और सिबी पीछे होने लगी, लेकिन अविनाश ने खींचकर उसे झट से गले लगा लिया और कहा, पर ये सब कैसे, मेरा मतलब तुम अचानक कैसे मान गईं। सिबी कुछ देर चुप रही और कहा कि आपके प्यार के कारण ही सब कुछ हुआ है। अविनाश उसके चेहरे को बार बार हाथ लगाता, जैसे यकीन करना चाहता हो वह सच में उसी की है। उसके खुशी के मारे बोल ही नहीं निकल रहे थे। सिबी भी उसे खुश देखकर सारी चिंताएं और दुख भूल गई थी और अपने फैसले पर खुश थी। अविनाश, पर ये सब अचानक कैसे हुआ। सिबी, क्योंकि जिया ने मुझे सब बता दिया है कि आप दोनों आपस में प्यार नहीं करते और सब कुछ नाटक कर रहे थे। अविनाश सिबी को अपनी ओर खींचकर कहता है कि तुम नहीं जानती, तुमने मुझे मेरी सांसें लौटा दी हैं और मैं इतना खुश हूँ कि मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास हो। बाहर से फिर आवाज आई कि जल्दी तैयार होकर आओ। सिबी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में मुझे इतना चाहते हो। अविनाश उसके चेहरे को हाथों में लेकर जी भरकर देखने लगा। सिबी, हमें अब नीचे जाना है और आंटी जी क्या सोचेंगी। अविनाश, अब तुम मेरे साथ हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। सिबी अविनाश के पीछे पीछे चलकर नीचे तक आई। सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। कुछ औरतों ने सिबी को देखकर बातें बनानी शुरू की कि ये तो वही लड़की है जिसका पति मर चुका था, आखिर फंसा ही लिया अमीर लड़के को। सिबी अभी भी नजरें झुकाए खड़ी थी। जब मधु जी ने उसे देखा तो धम्म से चेयर पर बैठ गईं और आंखों से आंसू बहने लगे। दिवाकर जी ने मधु को सब रस्में पूरी करने को कहा और कान में आकर बोला कि कोई भी तमाशा करने की जरूरत नहीं दूसरों के सामने, जब सारे मेहमान चले जाएं तो बात करेंगे। मधु जी बेमन से ऐसा ही करती हैं। अविनाश को खुश देखकर भी कुछ नहीं कहा, जिसकी नजरें बस सिबी पर टिकी थीं और गोद में निम्मी को ले रखा था। निम्मी की खुशी तो सबसे बढ़कर थी। वह तो अविनाश से ही चिपकी हुई थी, बार बार पापा बोलकर मानो यकीन दिला रही हो कि उसे पापा मिल चुके हैं। मेहमानों के जाने के बाद मधु जी अपने कमरे में चली गईं। साथ ही दिवाकर जी भी चले गए और उन्हें खूब समझाया कि अविनाश की खुशी उसी से है तो किसी और से शादी करने का क्या मतलब था। वह ये भी बताते हैं कि उन्हें इस बारे में पहले सब पता था। ये सुनकर मधु जी और भी भड़क गईं कि उन्हें सबने मिलकर धोखा दिया है। तभी अविनाश भी सिबी को लेकर अंदर आया और कहा कि माँ, आप गुस्सा छोड़ दें, आप भी तो यही चाहती थीं कि मेरी शादी हो मधु जी, पर बेटा सिबी के अलावा कोई और लड़की से नहीं कर सकता था। अविनाश, कर सकता था, पर उसके बावजूद सिबी ही मेरे दिल में रहती तो क्या उस लड़की के साथ वफा कर पाता। सिबी ने पहले मधु जी के पांव छुए और हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि आंटी जी मुझे माफ कर दो, सब कुछ जल्दबाजी में हो गया और ये भी जिया के साथ मिलकर शादी का नाटक ही कर रहे थे। ये चाहते ही नहीं थे जिया से शादी करना। मधु जी, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मेरे कमरे से चली जाओ। सिबी निम्मी को लेकर बुझे मन से ऊपर चली गई और उसके दिल में भी एक तूफान था कि अगर माँ बहन और निम्मी के दादा दादी चाचा वगैरह को पता चल गया तो उन्हें भी तो देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पता लगाकर यहाँ आ जाएं
और किसी को भी कुछ गलत कह दें। निम्मी को तो सुला दिया, पर उसका चैन खत्म हो चुका था। ये सोचकर कि सब कुछ कैसे ठीक होगा, दिवाकर जी और अविनाश मधु जी को समझाकर थक चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मधु जी ने सबसे ना बोलने की कसम खा ली। अविनाश थके कदमों से अपने कमरे में लौटा। एक पल को तो सिबी को खड़ा देख सब भूल गया, लेकिन जब ध्यान से सिबी को देखा तो उसकी आंखें भी रो रो कर सूज चुकी थीं। अविनाश, आओ सिबी, मेरे पास बैठो, और कातर सी नजरों से उसे देखने लगा, पर सिबी अपनी जगह से हिली भी नहीं। तो अविनाश उठकर उसके पास खड़ा हो गया और पूछा कि क्या सोच रही हो। सिबी चुप रही, तो अविनाश ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा और कहा कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सिबी इतना सुनते ही फिर से रोने लगी। अविनाश उसे गले लगाकर चुप कराने लगा, लेकिन सिबी अपने को अविनाश से दूर करने लगी। तो अविनाश ने और कसकर अपनी बाजुओं का घेरा बना लिया और कहा कि अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगा। सिबी आंसू पोंछते हुए किसी तरह हाथों के घेरे से निकली और कहा कि आप प्लीज सो जाइए, बहुत रात हो गई है। अविनाश ने वापस सिबी का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। कहा कि नहीं, आज मेरी नींद कोसों दूर है और बस तुम्हारे सामने बैठकर रात बितानी है। सिबी फिर से हाथ छुड़ाकर सोफे पर जाकर लेट गई। अविनाश, सिबी, तुम माँ की बातों को इतना दिल पर मत लो, वो जल्दी ही मान जाएंगी, मैं जानता हूँ। सिबी ये सुनकर भी आंखें बंद कर लेती है। अविनाश उसे बहुत देर तक प्यार से देखता रहा। वह अपनी किस्मत को धन्यवाद कर रहा था। फिर सोचा कि चलो, सिबी को आराम की ज्यादा जरूरत है। वह निम्मी के सर पर हाथ फेरते हुए न जाने कब सो गया। सुबह आंख खुली तो सामने सिबी गीले बालों में मांग भरती नजर आई। देखकर उसके होश उड़ गए। कहा, सिबी, तुम आज से पहले इतनी सुंदर कभी नहीं लगी। जबकि सिबी अपने पहले पति को न जाने क्यों याद करने लगी। सोचने लगी कि निखिल को उसकी भरी हुई मांग बहुत अच्छी लगती थी। कभी भूल जाती तो कहता था कि सिबी, अब क्या तुम प्यार नहीं करती, और मेरी हंसी छूट जाती थी, ये कहकर कि क्या सिंदूर लगाने से ही आपको प्यार नजर आता है। उधर अविनाश ने जब देखा कि सिबी उदास है, उसका मन भी पहली रात वाली बात याद करके भारी हो गया। वह उठकर सिबी को बाहों में भरने ही लगा था कि दरवाजे पर नॉक हुई। दरवाजा खोला तो देखा बाहर मेड चाय लिए खड़ी थी। अविनाश चाय लेकर टेबल पर रखता है और सिबी को कहा कि आओ सिबी, चाय ले लो। सिबी भी दूसरी साइड बैठ गई। अविनाश अपने हाथों से चाय का कप सिबी की तरफ बढ़ाया तो सिबी ने कहा, आप लीजिए, मैं ले लूंगी। अविनाश, नहीं, सुबह की पहली चाय तो मैं दिया करूंगा, शाम की तुम इतने ही प्यार से मुझे दे देना। सिबी ने कप हाथ में लिया और एक नजर प्यार से अविनाश की ओर देखा, तो अविनाश भी उसे अपलक देख ही रहा था। अविनाश ने चाय पीते हुए कहा कि सिबी, मेरी जिंदगी का जो खालीपन तुमने दूर किया है ना, मैं बता नहीं सकता। ऐसा लगता है बस पूरा दिन भगवान का शुक्रिया करता रहूं। सिबी, आप प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, मुझ जैसी को बेइंतहा चाहने के लिए, मेरी बच्ची को अपनाने के लिए। अविनाश सिबी के हाथ से खाली कप लेकर टेबल पर रख देता है और झट से उसकी गोद में सिर रख लिया। सिबी, अरे ये क्या कर रहे हो आप, उठिए ना प्लीज। अविनाश सिबी के होठों पर उंगली रखकर चुप रहने को कहता है। सिबी भी उसकी आंखों की गर्मी और स्पर्श से चुप तो हो गई, लेकिन असहज महसूस करने लगी। अविनाश सिबी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर अपनी छाती पर रख लेता है। बोला कि सिबी, कुछ कहो ना, और उसे देखने लगा। सिबी, जी वो असल में आपसे कुछ कहना चाहती थी। अविनाश, लेकिन उससे पहले एक वादा करो कि मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी, मुझे हमेशा संभाल लोगी। फिर सिबी का एक हाथ अपने बालों में रखते हुए कहा कि बोलो, ऐसा ही करोगी, तब मैं कोई बात सुनूंगा। सिबी की आंखें छलक आईं। उसका प्यार देखकर सोचने लगी कि उसने ये शादी करके सच में कोई गलती नहीं की। धीरे धीरे हाथ भी बालों में घुमाने लगी और ये भी सोचने लगी कि जो मैं इनसे कहना चाहती हूँ, कहूँ या नहीं।
कहीं बुरा ना मान जाएं। अविनाश आंखें बंद करके लेटा रहा। फिर अचानक से शिवी का हाथ लिया और चूमने ही लगा था कि निम्मी उठ गई और दोनों सही से बैठ गए। निम्मी उठते ही अविनाश की गोद में आकर बैठ गई और कहा कि अंकल, अब तो मैं आपको पापा कह सकती हूँ ना। अविनाश उसके गाल पर चूमते हुए बोला कि तो अब मैं तो आपका पापा ही तो हूँ, तो फिर पूछने वाली कौन सी बात है। आप मुझे पापा कहो और जो भी चाहिए वो भी बताओ। किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। निम्मी खुश होकर अविनाश के गले लगती है और कहती है कि पापा, आज मम्मा इतनी खूबसूरत लग रही हैं। आपने मम्मा को किस की या नहीं। अविनाश, हाँ वो तो है, पर मैं तो ये भूल ही गया कि आपकी मम्मा साड़ी में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हैं। सिबी थोड़ा आंखें दिखाकर धीरे से बोली कि आप बच्चे के सामने कैसी बात कर रहे हैं। अविनाश शरारती आंखों से उसे देखते हुए धीरे से बोला कि सच कह रही है निम्मी, आखिर इसे मेरा ख्याल जो है, और देखा जाए तो मेरा हक भी तो है। सिबी जल्दी से उठकर बेड वगैरह ठीक करने लगी और सोचा कि नीचे जाकर कुछ काम करवा देती हूँ। निम्मी को बोला कि जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, नहाकर पहन लेना। निम्मी तो नहाने चली गई। अविनाश ने सिबी का हाथ पकड़कर अपनी ओर किया और कहा कि चलो जरा निम्मी की इच्छा पूरी कर देते हैं, वरना बच्ची को बुरा लग सकता है। सिबी, आप प्लीज तैयार हो जाइए, ऑफिस भी तो जाना होगा। अविनाश, शादी के अगले दिन कौन ऑफिस जाता है। तुम अभी ये सब बातें करके मूड खराब ना करो। और सिबी के गाल पर किस करने ही लगा था। उधर सिबी की धड़कन तेज होने लगी। वह अविनाश को रोक नहीं पा रही थी। वह लगभग उसके चेहरे को छू ही चुका था। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। मेड ने आवाज लगाई कि भैया भाभी, आप दोनों को अंकल जी नीचे बुला रहे हैं, जल्दी आइए। तब तक सिबी वहां से हट गई और अविनाश देखता रह गया। निम्मी भी बाहर आ गई और सिबी उसे तैयार करने लगी। अविनाश भी मुंह बनाकर नहाने चला गया। जब तीनों नीचे आए तो दिवाकर जी सूट वूट पहनकर तैयार खड़े थे। अविनाश और सिबी दोनों एक साथ उनके पांव छूते हैं। फिर मधु जी के छूने लगे तो वह वहां से दूर खड़ी हो गईं। अविनाश, अरे वाह पापा, आज आप कहीं जा रहे हैं। दिवाकर जी, हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आज से ऑफिस जाता हूँ और तुम कुछ दिन आराम करो, घूमो फिरो। चलो पहले सब मिलकर नाश्ता करते हैं। सिबी सबको नाश्ता परोसती है, लेकिन मधु जी उसके हाथ से नहीं लेती। अविनाश भी ये देखकर परेशान था, फिर भी सिबी को इशारे से चिंता न करने के लिए बोलता है। जब सब खाना खाने लगे तो सिबी खड़ी रही। निम्मी अविनाश के हाथों से खा रही थी और पापा पापा बोलने लगी, जिससे मधु जी को तकलीफ होने लगी। जबकि दिवाकर जी खुश हो रहे थे कि उनके बेटे की खुशियां लौट आईं। उन्होंने सिबी को भी बैठने को कहा। जैसे ही वह बैठी, मधु जी उठकर चली गईं, तो तुरंत ही सिबी भी उठकर अपने कमरे में चली गई। अविनाश ने भी बेमन से थोड़ा बहुत खाया और दिवाकर जी को कहा कि पापा, आप अगर ऑफिस जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन काम बिल्कुल नहीं करोगे, और मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। निम्मी, पापा आप मुझे भी ऑफिस ले चलिए। अविनाश, हाँ बेटा, लेकिन फिर कभी। दिवाकर जी तो चले गए और अविनाश खाने की प्लेट लेकर निम्मी को वहीं रुकने को कहकर कमरे में गया। देखा सिबी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। अविनाश, अरे सिबी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम चलोगी क्या? और हाँ, मेरे कपड़े भी निकाल दोगी क्या? सिबी मुड़कर देखती है तो अविनाश हाथ में उसके लिए एक बाइट लिए खड़ा था। सिबी, आप रहने दें, मैं बाद में खा लूंगी। और अलमारी की तरफ जाने लगी। पूछा कि आप कहते हैं तो चल पड़ूंगी। अविनाश, अच्छा मेरा सारा कहना मानोगी? सिबी, हाँ, आप बताइए क्या करना है। अविनाश, तो जल्दी से खाना खा लो। सिबी, जी सच में मुझे भूख नहीं है, आप तैयार हो जाइए। अविनाश फिर से सिबी के पास वाइट लेकर खड़ा हो गया। सिबी वहां से हटने लगी तो अविनाश थोड़ा सख्ती से बोला, मैंने कहा ना, पहले खाना खाओ फिर कोई काम करो। सिबी मुंह में बाइट ले लेती है और फिर प्लेट हाथ में लेकर बैठ गई और पूछा कि आपने खाया? अविनाश, हाँ भी नहीं भी। सिबी, मतलब? अविनाश, मतलब अपने हाथ से तो खा लिया,
लेकिन तुम्हारे हाथ से खाना बाकी है। सिबी शर्माकर एक टुकड़ा अविनाश के मुंह में डालती है। अविनाश, बस मजा आ गया, अब तुम खाओ। और हाँ, आज तुम बस आराम करो। सिबी, ठीक है, लेकिन मुझे आराम की जरूरत नहीं है। अविनाश, पर मेरी नई नवेली दुल्हन काम करे, ये मुझे पसंद नहीं। और तैयार होकर ऑफिस जाने लगा तो पलटकर एक बार सिबी की ओर देखा, जो गर्दन झुकाए सिमटी सी खड़ी थी। अविनाश का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर अपने पापा के लिए उसका जाना जरूरी था। वह आंखों में उसका चेहरा लिए चला गया। सिबी अब अकेली कमरे में क्या करे, यही काफी देर सोचती रही। फिर निम्मी को अपने पास बुलाया। फिर सोचा कि किचन में जाकर कुछ काम कर लेती हूँ, रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। किचन में मधु जी थीं, जो सिबी को देखते ही अपने कमरे में चली गईं। सिबी का मन तो बहुत था कि उनसे बात करे, पर डर के कारण कुछ बोल नहीं पाई। निम्मी जो पूरे घर में उछलती कूदती घूम रही थी। सिबी चाय लेकर मधु जी के कमरे में गई और कहा कि आंटी जी, आप चाय तो मेरे हाथ की पी ही सकती हैं, प्लीज मना ना करें। मधु जी, देखो सिबी, मुझे नहीं पता तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ तुम्हें सहन नहीं कर पा रही। हो सकता है तुम एक अच्छी बीबी बनो, फिर भी मेरा दिल तुम्हें पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं कर रहा। तो अच्छा है मुझसे दूर ही रहो। तभी निम्मी भी दौड़ती हुई कमरे में आई। कहा, दादी, आपका कमरा तो बहुत बड़ा है और कितना सुंदर भी, मैं यहाँ आपके पास खेल लूँ। मधु जी ने इशारे से सिबी को निम्मी को बाहर ले जाने को कहा। सिबी निम्मी को लेकर अपने कमरे में चली गई। निम्मी के सारे सवालों के जवाब प्यार से देती रही। थोड़ी देर बाद पास वाले कमरे से आवाजें आने लगीं। सिबी ने बाहर आकर देखा भी, पर वह कमरा अंदर से बंद था, तो पता नहीं चला। सिबी ने सोचा कि घर से अपने कपड़े वगैरह और जरूरी सामान उठा लाती हूँ। वह तैयार होने लगी, निम्मी को लेकर बाहर जाने लगी, तो सोचा कि आंटी से पूछूंगी तो गुस्सा हो जाएंगी और अविनाश से इस वक्त पूछना ठीक नहीं है। तभी एक सुंदर सा बुके लेकर अविनाश आ गया। अविनाश सिबी को बुके देते हुए कहा, ये मेरी जान के लिए, और निम्मी को भी चॉकलेट देकर प्यार करता है। सिबी हाथ में फूल लेकर न जाने कहाँ खो गई। अविनाश, तो कैसा रहा आज का दिन, मन लगा या नहीं, और तुम कहीं जा रही हो क्या? सिबी ने अपने ख्यालों से बाहर आकर बोला कि हाँ, मैं सोच रही थी कि घर से मेरा सामान ले आती हूँ, पर बस अभी सोच ही रही थी। अविनाश, हाँ वो तो ठीक है, पर अब मैं भी साथ चलूँगा, लेकिन कल आओ, तुम दोनों को कुछ दिखाना है। और उन्हें साथ वाले कमरे में ले गया, जिसे देखते ही निम्मी की आंखें तो खुली की खुली रह गईं। ऐसे कमरे के बारे में तो वह सपनों में सोचा करती थी। सिबी अविनाश जी को बोली कि सुनिए, इसकी क्या जरूरत थी। अविनाश उसे साइड से गले लगाकर बोला, ये क्या बात हुई भला, हमारी बच्ची इतनी स्पेशल है तो उसका कमरा भी तो स्पेशल होना चाहिए, और आगे से मुझे इसके लिए कुछ भी करने से रोकना मत। सिबी अब समझ गई थी कि पूरा दिन इसी कारण यहाँ से आवाजें आ रही थीं। असल में पूरे कमरे को एक बच्ची के हिसाब से तैयार किया गया था। निम्मी की पसंद की हर चीज वहाँ मौजूद थी। निम्मी अपनी टेबल, कुर्सी, बेड, पर्दे, हर चीज को हाथ से छूकर महसूस कर रही थी, और निम्मी को इतना खुश देखकर सिबी की आंखें भी खुशी से छलक आईं। तो अविनाश ने गाल पर लुढ़कते आंसू को अपनी उंगली पर लेकर कहा कि नहीं सिबी, एक भी आंसू नहीं, बस अब और नहीं। अविनाश, निम्मी कैसा लगा आपको आपका कमरा? निम्मी, बहुत सुंदर, और हाँ, अब से मैं अपने ही कमरे में सोया करूंगी, ठीक है मम्मा? और दौड़कर बेड पर कूदने लगी। सिबी, आपने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया? अविनाश, मैंने ऑफिस जाते ही यहाँ बर्कर भेज दिए थे, उन्हें बोल दिया था कि दरवाजा बंद करके काम करना। सिबी, आंटी जी को पता है? अविनाश, शायद, पर मेरे से उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं। जब मैं आया वो सामने ही बैठी थीं। अरे हाँ, पापा भी आ गए हैं, चलो एक साथ चाय पीते हैं। सिबी, जी वो तो ठीक है, पर आप जाकर पी लें, कहीं फिर आंटी जी उठकर न चली जाएं। अविनाश, हाँ चलो, मैं ऊपर ही ले आता हूँ अपनी दोनों की चाय। सिबी ने रोकना चाहा, पर तब तक वह चला गया। नीचे जाकर जैसे ही 2 कप चाय उठाई, मधु जी बड़बड़ करने लगी कि महारानी के तो मजे हो गए, ऐसा पति मिल गया जो ऑफिस से आकर भी उसे ही चाय दे रहा है।
पर दिवाकर जी ने बात टालते हुए कहा कि अभी बेटा, सिबी की रसोई की रस्म भी तो करनी है, कल सुबह के लिए बोल देना। अविनाश: जी पापा। और आप आराम करिए, आज बहुत दिनों बाद घर से निकले थे। चाय लेकर ऊपर कमरे में आया तो सिबी ने कहा, आप क्यों ले आए? मुझे तो ज्यादा इच्छा नहीं थी। अविनाश: पर मुझे तो बहुत इच्छा थी, और वो भी तुम्हारे साथ बैठकर पीने की। सिबी ट्रे से चाय लेकर पहले अविनाश को देती है, फिर अपनी लेकर चुप बैठ गई। अविनाश उसके चेहरे पर नजरें जमा कर एक एक घूंट पीने लगा। सिबी शर्म से आंखें भी नहीं उठा पा रही थी। थोड़ी देर बाद अभी चेंज करके आया और कहा कि चलो कहीं बाहर खाना खाकर आते हैं। सिबी: नहीं, रहने देते हैं फिर कभी। और मैं सोच रही थी कि कल से निम्मी को भी स्कूल भेज दिया करूं, पूरा दिन शोर करती रहती है। अविनाश: हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी तो 2 महीने की बात है, अगले सेशन में पास वाले स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। तो क्या सोचा है, चलें या नहीं? सिबी: नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी ऐसे अच्छा नहीं लगता। अविनाश उसके करीब आने लगा तो सिबी ने कहा, मैं जरा निम्मी को देख आती हूँ, वो क्या कर रही है। अविनाश: हाँ ठीक है, देख आओ। और मन मार कर उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद खुद भी वहीं चला गया और कहा कि आओ चलो खाना खा लेते हैं। सिबी निम्मी को लेकर चलने लगी तो फिर उसे याद आया कि आंटी जी कहीं गुस्सा ना करें, तो बोला कि चलिए मैं आती हूँ। अविनाश नीचे अपने पापा और मम्मी के साथ बैठा। सिबी आई और दिवाकर जी, मधु जी और अविनाश का खाना लगाया। मधु जी ने तो तुरंत थाली सरका दी और दूसरी प्लेट में डालने लगा। दिवाकर जी ने मधु जी को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सिबी ने चुपके से हाथ जोड़े और कुछ न कहने के लिए प्रार्थना की और अविनाश को भी आने से मना किया। जब सिबी जाने लगी तो दिवाकर जी ने कहा, बेटा सिबी, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। सिबी खुश होकर बोली कि पापा जी, मैं कर दूंगी। मधु जी: जब सब कुछ पुराना है फिर नई रस्में करने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी कल ये किचन में ना जाने क्या बना ही चुकी है। सिबी को बहुत बुरा लगा, कहा कि माँ, वो तो मैं निम्मी के लिए खाना डालकर ले गई थी। मधु जी: मुझे माँ कहने की जरूरत नहीं है। सिबी बहुत बुझे मन से चली गई। अविनाश ने मधु जी को बहुत समझाया पर वह अभी कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अविनाश जब अपने कमरे में आया तो पूछा कि निम्मी सो गई क्या? सिबी: जी, अभी सुला कर आई हूँ। अविनाश: तुम भी चेंज कर लो, फिर आराम करते हैं। सिबी चेंज करके बाहर आई तो इतनी ही देर में देखा कि मध्यम लाइट से कमरा झिलमिल कर रहा था। बेड पर गुलाब की ताजी पंखुड़ियों ने खूबसूरती में 4 चांद लगा रखे थे। सिबी को देखते ही अविनाश ने कहा, आओ सिबी, पहले खाना खा लो। जो प्लेट लिए इंतजार कर रहा था, पर सिबी की धड़कनें बढ़ रही थीं। वह धीरे से बैठी, कहा कि आप मेरे लिए यहाँ खाना न लाया करें, मैं कल से अपने आप ले लूंगी। अविनाश: पक्का? तो तुम भी कल से वहीं बैठकर खाया करो। सिबी: जी, पर। अविनाश: परवर कुछ नहीं, और कल शाम को मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सामान जो जरूरी है ले लेना। सिबी: जी ठीक है, पर आपने ये लाइट्स क्यों बंद कर रखी हैं? अविनाश खड़ा होकर हाथ पकड़कर अपनी ओर करता है और चेहरे पर उंगली फेरते हुए जब गर्दन तक पहुंची तो सिबी की नजरें झुकाकर बोली कि आप ये सब छोड़िए। अविनाश मीठी बोली में बोला कि तुम्हें नहीं पता। सिबी जब उसे थोड़ा दूर करने लगी तो अविनाश और भी ज्यादा अपनी ओर करके उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रखकर बोला, सिबी, अब मुझे अपने से दूर मत करो। सिबी खामोशी उसकी बाहों में पिघलने सी लगी थी। उसे उसकी मजबूत बाहों का संबल एहसास करा रहा था कि उसे अविनाश का जो सहारा मिला है वो शायद इस काबिल भी नहीं थी, पर उसका प्यार और इंतजार ही सिबी को उसकी ओर खींच लाया था। वह सब कुछ झेल कर भी उसका साथ हमेशा देने को तैयार है, पर अभी कुछ और इंतजार शायद दोनों की किस्मत में है। वह ये सब सोच ही रही थी कि अविनाश उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और बालों से हाथ घुमाते हुए जैसे होठों तक पहुंचे सिबी की जान सी निकली जा रही थी। अविनाश को एक नजर देखा तो सिवाय सच्चे प्यार के कुछ दिखाई ना दिया। अविनाश ने कहा कि सिबी, तुमने मुझे अपनाकर जो मेरी जिंदगी पर एहसान किया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता।
तभी सिबी न चाहते हुए भी एकदम से उठकर बेड से उतरी और दूर जाकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे अविनाश को जानती ही नहीं। अविनाश भी उसे ऐसे देखकर हैरान था कि ऐसा क्या हो गया और क्या सिबी उसे चाहती नहीं। पर अगर ना चाहती होती तो शादी के लिए अपने आप तैयार क्यों होती। वह उसे कुछ बोलता तब तक सिबी सोफे पर पीठ मोड़कर ऐसे लेट गई जैसे बहुत देर से सो रही हो। अविनाश इसी उधेड़बुन में चक्कर लगाने लगा कि आखिर हुआ क्या है और मैं उससे बात कैसे करूं। अविनाश इसी उधेड़बुन में सो गया कि सिबी आखिर उससे भाग क्यों रही है और अगर कोई नाराजगी है तो बताए तो सही। अगर माँ की वजह से परेशान है तो मैं हमेशा इसी के साथ हूँ। माँ धीरे धीरे मान जाएंगी। अगले दिन सिबी जल्दी ही उठकर किचन में गई, सबके लिए चाय बनाई, पहले माँ पापा को देने गई। दिवाकर जी ने दोनों के कप लेकर कहा कि मधु को मैं दे दूंगा। फिर वह 2 कप ऊपर ले गई। देखा तो अविनाश सो ही रहा था, पर जैसे ही उसने साइड टेबल पर ट्रे रखी तो अविनाश की आंख खुल गई और उसकी नजरें सिबी पर जम सी गईं। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि अविनाश का मन किया उसे अपने पास बिठाए रखे, पर सिबी तभी सामने वाली चेयर पर बैठकर बोली, आपकी चाय रखी है। अविनाश, हाँ लेता हूँ। सिबी अपने हाथ में कप में लेकर बस उसे घूरे जा रही थी। अविनाश, क्या हुआ सिबी, परेशान लग रही हो। सिबी, जी हाँ, नहीं तो असल में। अविनाश, तुम खुलकर बात कर सकती हो सिबी, मैं अब तुम्हारा पति हूँ, साथी हूँ और एक दोस्त भी। बताओ क्या बात है। सिबी, मैं पूछना चाहती थी कि आप रात वाली बात से नाराज तो नहीं हो। अविनाश ने नकली नाराजगी जताते हुए कहा कि वो तो मैं हूँ, पर ज्यादा नहीं, लेकिन तुम कम से कम ये तो बता सकती हो कि मैंने कोई गलती की है क्या जो तुम ऐसे दूर दूर भाग रही हो। सिबी पीठ मोड़कर खड़ी हो गई और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर चुप हो गई। अपने कंधे पर जब अविनाश के हाथ महसूस हुए तो आंखें बंद कर लीं। अविनाश उसकी ठुड्डी पर उंगली रखकर चेहरे को ऊपर किया और पूछा कि प्लीज सिबी, जो कहना चाहती हो कहो, मुझे चिंता हो रही है। सिबी, असल में ये बात है कि जब तक माँ मुझे नहीं अपनाती तब तक आप बीच में ही रुक गई। अविनाश, बात पूरी करो यार। सिबी मुड़ गई और कहा कि आप तब तक मुझसे दूर रहें। अविनाश सन्न रह गया ये सुनकर, फिर रुककर बोला कि प्लीज सिबी, ऐसा मत करो। और रही बात माँ की, वो बस नाराज हैं, उन्हें तुमसे नफरत नहीं है। ऐसा होता तो तुम्हें शादी में क्यों बुलाती। सिबी, पर अपनी बहू तो नहीं मानती मुझे, और उम्मीद है आप मेरी बात समझोगे। मतलब मैं जहाँ से आई हूँ अभी चली जाती हूँ और अपने घर भी तो कुछ नहीं बताया, उन्हें भी बताना जरूरी है। अविनाश उसके करीब जाकर बोला कि पर मेरी गलती क्या है, मैं तो तुम्हें अपना चुका हूँ और आज से नहीं, बहुत सालों से तुम्हें चाहता हूँ। सिबी बहुत प्यार से बोली, मैं जानती हूँ और इसीलिए तो मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, पर दोनों परिवारों के आशीर्वाद के बिना ये शादी कैसे आगे बढ़ सकती है। अविनाश, माँ जल्दी ही मान जाएंगी, यकीन करो। और अगर तुम्हारे परिवार के नहीं माने तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। सिबी, नहीं, मैं अब आपको कभी नहीं छोड़ सकती, पर उन्हें बताना और मनाना एक बार तो बनता ही है, उसके बाद उनकी मर्जी। अविनाश, तो ये क्या तुम्हारा आखिरी फैसला है। सिबी गर्दन झुकाकर बोली, जी, पर आप गुस्सा तो नहीं हैं। अविनाश, उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है। और थोड़ा गुस्से में वॉशरूम चला गया। सिबी किचन में जाते हुए निम्मी को उठाकर नीचे आने को बोल गई। निम्मी अविनाश के साथ ही नीचे आई। सारा नाश्ता तो मेड ने बनाया, पर हलवा सिबी ने बनाया। दिवाकर जी और मधु जी के पांव छूकर उन्हें हलवा दिया। मधु जी ने बेमन से एक चम्मच लिया, पर कहा कुछ नहीं। दिवाकर जी ने तारीफों के पुल बांध दिए और साथ ही नेक भी दिया। मधु जी बस देखकर मुंह बनाती रहीं। जब सिबी ने अविनाश को दिया तो वह जल्दी ऑफिस जाना है कहकर उठ गया। सिबी समझ गई कि वह नाराज है। कमरे में जाकर देखा तो अविनाश आज रोज से जल्दी तैयार हो चुका था। सिबी, आपने हलवा चखा भी नहीं, खाकर बताएं तो सही कैसा बना है। अविनाश, पापा ने बताया तो कि अच्छा बना है। सिबी को पता था कि वह नाराज है, फिर पूछा कि अच्छा मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ क्या। निम्मी को भी स्कूल छोड़ देंगे। अविनाश,
हाँ, पर जरा जल्दी, मुझे देरी हो रही है। सिबी निम्मी को जल्दी तैयार करके गाड़ी में बैठ गई और अविनाश रास्ते में बस निम्मी से ही बोलता रहा। उसे स्कूल छोड़कर सिबी ने कहा कि आप कब मेरे मम्मी पापा से मिलने चल सकते हैं? अविनाश, शाम तक सोचकर बता दूंगा। सिबी, ठीक है। ऑफिस में सिबी और अविनाश बस काम से ही बोले। स्कूल की छुट्टी के वक्त सिबी निम्मी को लेने चली गई, क्योंकि ड्राइवर को अविनाश का घर अभी पता नहीं था। जाते वक्त उसने सोचा तो था कि अविनाश को बता देगी, लेकिन वह बहुत बिजी था तो बता नहीं पाई। घर पहुंचकर बहुत सारे काम निपटाए और मेड को कहा कि रात का खाना वही बनाएगी। उधर अविनाश परेशान था कि सिबी बिना बताए कहाँ चली गई। फोन मिलाया, पर सिबी उस वक्त दिवाकर जी के साथ बैठी बातें कर रही थी। रात का खाना बनाकर वह निम्मी को पढ़ाने लगी। तभी अविनाश कमरे में आया और बोला कि सिबी, जरा अपने कमरे में आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। सिबी आई। तभी अविनाश ने कहा कि तुम्हारा फोन कहाँ है? सिबी, शायद निम्मी के कमरे में है और साइलेंट होगा। क्यों, आपने किया था क्या? अविनाश, मैंने कम से कम 20 बार किया, पर तुमने उठाया ही नहीं, और जब ऑफिस से निकली तो मुझे बता तो सकती थी। मैं परेशान हो गया था कि आखिर कहाँ चली गई। सिबी, सॉरी, असल में आप उस वक्त बिजी थे और स्कूल का टाइम हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में निकल गई। अविनाश, ओके, कल शाम को हम तुम्हारे घर चलेंगे। सिबी, जी ठीक है, चलिए खाना लगा देती हूँ, आप फ्रेश होकर नीचे आ जाएं। अविनाश, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। सिबी ने दोबारा नहीं कहा और नीचे चली गई। अपने हाथों से उन तीनों का खाना लगाया। मधु जी ने कहा कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ खाना नौकरी बनाते हैं। सिबी, जी माँ, जानती हूँ, मैं बस रात का ही बना दिया करूँगी, आप बस ये बताएं कि खाना कैसा बना है। बीच में ही दिवाकर जी ने कहा कि एकदम उम्दा, मजा आ गया, काफी सालों बाद किसी अपने ने खाना बनाकर खिलाया है। मधु जी, हाँ खाइए आप मजे लेकर, फिर बीमार भी हो जाना। मजे से, आखिर ठीक तो मैं ही करती हूँ। दिवाकर जी, अरे हाँ, तुम्हारे बिना मेरा गुजारा थोड़ी है। और हंसने लगे। फिर सिबी से पूछा कि अभी क्यों नहीं आया? तो सिबी ने कहा, जी पापा जी, वो ऊपर ही खाएंगे, असल में बहुत थक गए थे। दिवाकर जी ने कहा कि अच्छा जाओ, तुम दोनों का खाना ऊपर ही ले जाओ, मैं और निम्मी तो बाहर वॉक कर लेते हैं। और निम्मी को लेकर बाहर चले गए। मधु जी, इससे पहले अभी ने खाना कभी भी ऊपर नहीं खाया, हमेशा हमारे साथ ही खाया है, पता नहीं अब क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। सिबी ने अपने आंसुओं पर कंट्रोल किया और खाना ऊपर ले गई। अविनाश लाइट ऑफ करके लेट चुका था। सिबी, सुनिए, आप खाना तो खा लें, सुबह भी ऐसे ही चले गए थे, बीमार पड़ जाओगे। अविनाश, मुझे भूख नहीं है और तुम मेरी चिंता मत करो। सिबी, आपकी पत्नी हूँ, चिंता तो करूँगी। अविनाश, तो पत्नी वाले बाकी काम कर रही हो और उसे बहुत प्यार से देखने लगा। सिबी, आप सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हो? मैंने बताया तो है, कारण क्या है? अविनाश, वो कारण बेवजह है, और फिर मुंह फेर कर सो गया। सिबी परेशान सी यहाँ वहाँ चक्कर लगाती रही और फिर जाकर निम्मी को सुलाया और आकर देर रात तक सोचती हुई सो गई। अगली सुबह सिबी वॉशरूम से नहाकर निकली तो सामने ही अविनाश था, जो अंदर की तरफ जा रहा था। अचानक दोनों की टक्कर हुई, दोनों के सिर टकरा गए। अविनाश, ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं, और साइड से अंदर जाने लगा। सिबी उसकी बाजू पकड़कर रोकती है और दोबारा उसके सिर पर अपना सिर टकराकर बोली कि अब जाइए। अविनाश उसकी नसीली आंखों में खोसा गया और चेहरे की तरफ झुककर बोला, ये क्या था? सिबी उसे दूर हटाकर बोली, जब सिर एक बार गलती से टकरा जाए तो दूसरी बार भी लगा लेना चाहिए, वरना लड़ाई हो जाती है। अविनाश को फिर याद आ गया कि उनके बीच क्या चल रहा है। कहा कि ये सब बकवास है और जल्दी में अंदर चला गया। जब अविनाश बाहर आया तो बेड पर उसके कपड़े और बाकी जरूरत का सामान रखा हुआ था। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। सिबी, ठीक है ना सब? अविनाश बिना जवाब दिए अलमारी से दूसरे कपड़े निकालकर पहन लेता है और निम्मी के पास चला गया। सिबी को बुरा नहीं लगा, सोचा उसकी नाराजगी जायज है।
नाश्ते के वक्त भी अविनाश अपने आप ही ले लेता है। सिबी ने अगर कुछ देना चाहा तो इशारे से मना कर दिया, पर सिबी जबरदस्ती रखती गई। मधु जी तो सिबी की तरफ देखती तक नहीं थी, बस चुपचाप खाना खाकर अंदर चली गईं। दिवाकर जी, सिबी बेटा, तुम ऐसे खड़ी मत रहा करो, साथ बैठकर खा लिया करो। मैंने तुम्हें कभी कुछ खाते देखा ही नहीं। अविनाश के दिमाग में भी ये बात आई कि सिबी को कभी ढंग से बैठकर खाना खाते नहीं देखा। फिर आराम से कहा कि सिबी, पापा ठीक कह रहे हैं, तुम भी साथ बैठकर खा लिया करो। रात को भी मेरे चक्कर में भूखी मत रहा करो। सिबी, जी ठीक है। तभी बाहर से शोर आने लगा, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। अविनाश उठकर बाहर गया तो किसी ने उसे अंदर की तरफ धकेल दिया। सिबी, दिवाकर जी और पीछे पीछे मधु जी आगे बढ़े तो देखा कि सिबी का देवर और ससुर, साथ ही सिबी के मम्मी पापा, जो थोड़ा पीछे गर्दन झुकाए खड़े थे। अविनाश उन पर चिल्लाने लगा कि ये क्या बदतमीजी है। तभी सिबी का देवर उस पर हाथ उठाने ही लगा था। सिबी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि खबरदार, इन्हें हाथ भी लगाया, ये मेरे पति हैं। सिबी के ससुर, अच्छा पति, किससे पूछकर शादी की बेशर्म लड़की, शहर में ये गुल खिलाने आई थी। तभी दिवाकर जी बोले, आप इस वक्त हमारे घर की बहू से बात कर रहे हैं, खबरदार अगर कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल किए। सिबी के मम्मी पापा उसके पास आकर बोले कि बेटा, कम से कम हमें तो बता देती, इन्हें कल कहीं से पता चला तो हमारा जीना हराम कर दिया और न जाने कहां से घर का पता लगा लिया। सिबी, पापा, मैं आपके पास आज अविनाश जी के साथ आने ही वाली थी, पर आई तो नहीं बेटा। आखिर इतना हक तो हमारा होगा तुम पर। सिबी के पापा बेबसा होकर बोले, दिवाकर जी, आप सब बैठकर बात कर सकते हैं और बहुत आराम से, वरना हमें भी पता है कि कैसे झगड़ा खत्म किया जाता है। मधु जी को तो चक्कर आने लगे थे ये सब देखकर। सब बैठे तो सिबी ने ही दिवाकर जी को कहा कि पापा जी, ये निम्मी के चाचा और दादाजी थे, कभी जिनसे मेरा रिश्ता निखिल के जाते ही टूट गया था, जब इन्होंने मुझे ही अभागन समझकर घर में नहीं घुसने दिया था, जबकि मेरी गोद में इनकी ही पोती थी। इन्होंने निखिल जी तक से वास्ता तोड़ दिया था, जब वह आखिरी वक्त में बहुत बीमार थे। इसी बात पर देवर फिर चिल्लाने ही लगा था कि अविनाश ने कहा कि अगर इसी लहजे में दोबारा मेरी पत्नी से बात भी की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। जल्दी बोलिए, मुझे देर हो रही है। सिबी, अविनाश जी, हम इन लोगों को सफाई आकर क्यों दें कि हमने कब और क्यों शादी की, जब इनसे मेरा रिश्ता ही नहीं। कभी आकर ये तक नहीं देखा कि मैं अकेली एक बच्ची के साथ कहाँ और कैसे रह रही हूँ। और हाथ जोड़कर उन्हें कहा कि आप आराम से यहाँ जा सकते हैं। और रही बात मेरे मम्मी पापा की, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। सब कुछ अचानक से हो गया, 4 दिन ही तो हुए हैं हमारी शादी को, और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। और हाँ, ससुर और देवर की तरफ मुड़कर कहा कि आप यहाँ से जा सकते हैं। वो आप देख लें कि इज्जत से जाएंगे या बेइज्जती करवा कर। दोनों भड़क कर फिर चिल्लाने लगे और कहा कि तुम हमारे खून यानी निखिल की बच्ची को किसी और के हवाले नहीं कर सकती, हम उसे लेकर जाएंगे। सिबी इस बार थोड़ा डर गई और निम्मी का हाथ पकड़कर पीछे हटने लगी, तो उसका देवर उठकर आया और सिबी के सामने खड़ा हुआ ही था कि तभी अविनाश ने एक जोर थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। सारा माहौल एकदम शांत हो गया, बस निम्मी और सिबी की सिसकियों ने ही शोर सा कर रखा था। अविनाश निखिल के भाई को धकेलने लगा, कहा कि आज तुम्हें खून की पड़ी है, तब कहाँ थे जब ये तुम्हारे दरवाजे पर गोद में बच्ची को लिए सहारा मांग रही थी। दिवाकर जी, अब आप दोनों यहाँ से जाते हो या कुछ और भी बाकी है? ये दोनों अब हमारी जिम्मेदारी हैं, समझे? दोनों जब जाने लगे तो सिबी ने कहा कि आइंदा इस घर के और यहाँ के लोगों के आसपास दिखाई भी मत देना। अविनाश उन्हें बाहर तक ले गया और साथ ही चेतावनी भी दी कि बस जो बोल दिया आज बोल दिया, आज के बाद मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी मत देख लेना। उनके जाते ही सिबी की आंखों से अविरल आंसू निकल पड़े और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले बताना चाहिए था,
पर आप यकीन करो, सब जल्दबाजी में हुआ। अविनाश जी तो बहुत पहले से मुझसे शादी करना चाहते थे, पर मैं ही दूर भागती थी। माँ ने भी कहा कि नाराज़गी तो अपनी जगह है बेटा, हम तो तुझे काफ़ी टाइम से यही समझा रहे थे कि अपने लिए ना सही, बच्ची के लिए ही शादी कर लो। लेकिन यहाँ आकर पता चल गया कि तूने जो भी फैसला किया बहुत अच्छा। इस परिवार ने तुझे सम्मान के साथ अपना लिया, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दिवाकर जी, अरे सिबी बेटा, रोना धोना बंद करके सबके लिए चाय नाश्ता तो तैयार करवाओ। आखिर हमारे समधी पहली बार आए हैं। सिबी, नहीं पापा जी, उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है, पहले वो करती हूँ। अविनाश और दिवाकर जी हैरानी से उसे देखने लगे कि ऐसा कौन सा जरूरी काम है। जब सिबी को मधु जी के पास जाते देखा, जो अपने कमरे की दहलीज से सब चुपचाप सुन रही थीं, देख रही थीं, सिबी उन्हें बाजू से पकड़कर सबके बीच ले आई और अपनी माँ को कहा कि माँ, ये मेरी नई माँ हैं, जो मुझसे इस वक्त नाराज तो हैं, पर अपने बेटे की खुशी के लिए मुझे आज तक कुछ गलत नहीं कहा, वरना इनके लिए मुझे घर से बाहर करना कोई मुश्किल नहीं था। फिर भी अविनाश तक को मेरे लिए कुछ गलत नहीं कहा और इनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। इनके सपने एकदम से टूट गए, एकदम से इनकी पसंद की बहू बदल गई, तो जाहिर सी बात है गुस्सा होना ही चाहिए। मधु जी सिबी के लिए गुस्सा तो दूर कर चुकी थीं, पर सिबी को कुछ कहा नहीं, बल्कि उसके माँ पापा से अच्छे से मिली और कहा कि अब कर भी क्या सकते हैं, जिसमें बच्चों की खुशी हो वही तो करना पड़ता है। सारा माहौल खुशनुमा हो गया, सब अच्छे से चाय नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे और सिबी भी देखकर बहुत खुश थी कि दोनों परिवार एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। बीच बीच में जब अविनाश को देखती तो इस एहसास से खुश होती कि उसे उसकी कितनी परवाह है, कैसे वह सबसे लड़ भिड़ गया। वह दिल से उसे हमेशा से ही चाहता है, ये तो पता था, पर उसके लिए कभी गलत सुन भी नहीं सकता। ये आज फिर से ताज़ा हो गया। वही हाल अविनाश का भी था। वह जानता था कि सिबी उसे समझने लगी है और प्यार भी करने लगी है। वह अंदर ही अंदर इस्माइल कर रहा था, याद करके जब सिबी ने सबके सामने कहा था कि ये मेरे पति हैं दिवाकर जी। अरे बेटा, अकेले ही मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो बताओ, ऐसा हुआ क्या? अविनाश, नहीं पापा, कुछ नहीं, मैं तो निम्मी को देखकर खुश हूँ, जो आज कभी नानी तो कभी दादी से सवाल किए जा रही है। ये सुनकर सब हंसने लगे। अविनाश सिबी के मम्मी पापा को हाथ जोड़कर बोला कि आप आज यहीं रहिए, मुझे ऑफिस जाना जरूरी है, मैं शाम को मिलता हूँ। दोनों ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अच्छा बेटा, काम ज़्यादा जरूरी है, आप जाओ। असल में हम तो बहुत संतुष्ट और खुश हैं अपनी बेटी के फैसले पर। आखिर हम तो कब से यही चाहते थे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो और साथ रहो, पर हम रुक नहीं सकते, अभी जाएंगे। सिबी, पापा कम से कम दोपहर तक तो रुक जाइए। अच्छा ठीक है, सिबी की मम्मी ने कहा। अविनाश तो सबको बाय बोलकर चला गया। सिबी किचन में जाकर खाना बनवाने लगी। फिर सबने मिलकर एक साथ लंच किया और सिबी को बहुत से आशीर्वाद देकर उसके माँ पापा तो चले गए। उनके जाने के बाद मधु जी अपने कमरे में गई और निम्मी को बुलाया। कहा कि बेटा, आज से तुम मुझे अपनी दादी ही कहा करो, और गले लगाकर प्यार भी किया। जब सिबी स्कूल का काम करवाने के लिए निम्मी को बुलाने गई तो मधु जी ने कहा, आज से मैं ही पढ़ाया करूँगी, और हाँ, मेरे लिए कड़क सी चाय भी बना लाओ। सिबी को तो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह बहुत खुश थी कि माँ ने आखिर उससे कुछ तो कहा। वह झट से चाय बनाकर लाई और कहा, माँ बताइए कैसी बनी है? मधु जी, ठीक है। और फिर निम्मी को बाहर भेजकर कहा कि देखो सिबी, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं कहा, वो बस इसलिए कि तुम आखिर मेरे बेटे की पत्नी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें और तुम्हारे फैसले को समझ पाऊँ। सिबी, माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने माँ पापा के सामने मेरा मान सम्मान रख लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि वो मुझे यहाँ बहुत महफूज देख कर गए हैं और मेरे फैसले पर गर्व हुआ, और ये सब आपके प्यार के कारण ही हुआ है। मधु जी,
ठीक है, वो बस इसलिए कि मैं अपने बेटे को और परेशान नहीं करना चाहती, जो कि पहले ही तुम्हारे ससुराल वालों ने इतना कुछ कर दिया था, जो कि आज से पहले किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि हमारे ही घर आकर इतना कुछ बोल सके। सिबी, जी माँ, सही कह रही हैं आप, पर मैं कोशिश करूंगी कि आज के बाद कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। मधु जी, हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। रात को अविनाश बहुत लेट आया, तब तक निम्मी भी इंतजार करके सो गई थी और सिबी बस अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। अविनाश, तुम जाग रही हो अभी तक? सिबी, जी, आपके आने से पहले कैसे सो सकती थी? अविनाश, ओह, माँ पापा ठीक से पहुंच गए थे, फोन कर लिया था। सिबी, जी, उनका फोन आ गया था और मैंने अपनी बहन को भी आज बता दिया है। कल उसने हमें खाने पर बुलाया है। अविनाश, देखते हैं समय मिला तो, अभी तो बहुत काम है ऑफिस में। सिबी, जी, कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा तो चल पड़ेंगे, मैं आपका खाना ले आती हूँ। अविनाश, रहने दो, बस कॉफ़ी ले आओ, मेरे सिर में दर्द है। सिबी, अच्छा, मैं अभी लाती हूँ, आप आराम करिए। और जल्दी ही कॉफ़ी ले आई और देने के बाद कहा कि मैं सिर दबा दूँ। अविनाश, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं सोकर ठीक हो जाऊँगा। कॉफ़ी पीते ही लेट गया, पर बेचैनी होने लगी, सारे शरीर में दर्द होने लगा। सिबी दूर से उसे परेशान होता हुआ देख रही थी, फिर उठकर पास आई और अविनाश के करीब बैठकर सिर दबाने लगी। सिबी ने देखा कि उसे बुखार भी है, फिर कुछ दवा दी, जिससे थोड़ी देर बाद अविनाश की आंख लग गई, पर सिबी वहीं पर उसके सर पर हाथ फेरते हुए सो गई। तब तक अविनाश का बुखार भी कुछ कम हो गया था। सुबह जब सिबी की आंख खुली तो अविनाश की बगल में थी और अविनाश के हाथ उसकी कमर पर थे। वह अचानक से उठी, तभी अविनाश की भी आंख खुल गई। वह भी हैरान था कि सिबी पूरी रात उसके पास थी। दिल में तो बहुत खुशी हुई, पर फिर भी कहा कि तुम यहाँ कैसे? सिबी, जी, रात में आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए दवा देकर पता नहीं कैसे आंख लग गई, और फिर से माथे को छूकर देखा तो कहा कि आपको तो अभी भी बुखार है, इसलिए आप यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ, फिर दवा लेकर आराम करना। अविनाश, पर मैं आज घर पर नहीं रुक सकता, आज बाहर भी जाना पड़ सकता है और असिस्टेंट भी नहीं आई है। सिबी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जरा कमरे से बाहर तो जाकर तो दिखाएं। और जल्दबाजी में बेड से उठने लगी, तभी उसकी कमीज अविनाश के नीचे दबे होने से वापस बेड पर अविनाश के करीब गिर गई, लेकिन दोनों के चेहरे बिल्कुल करीब थे। सिबी अविनाश की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। अविनाश जैसे ही उसकी कमर पर हाथ रखने लगा, तभी वह संभल कर वहां से उठी और नीचे चली गई। अविनाश के लिए चाय और सैंडविच बनाने लगी। तभी मधु जी किचन में आई और कहा कि सिबी, तुम इतनी जल्दी नाश्ता किसके लिए बना रही हो, और वो भी बिना नहाए? सिबी, जी माँ, सॉरी, असल में इन्हें बुखार है तो मैंने सोचा कि पहले कुछ खाने के लिए देकर दवा दे दूंगी। मधु जी, अच्छा, बुखार कैसे हो गया? तुम चाय लेकर चलो, मैं काढ़ा बनाकर लाती हूँ। सिबी, जी, और ऊपर चली गई। कहा कि सुनिए, पहले चाय और सैंडविच ले लीजिए। अविनाश, नहीं लेनी, मैं ठीक हूँ, मुझे जल्दी जाना है, कहकर बेड से उठा ही था कि सिबी ने हाथ पकड़कर वापस बेड पर बिठा दिया। आंखें दिखाकर बोली कि समझ नहीं आता मैंने क्या कहा है, आप यहाँ से हिलोगे नहीं, और हाथ में चाय का कप पकड़ा दिया। अविनाश खुश तो बहुत था कि सिबी उस पर हक जता रही है, पर फिर मुंह बनाकर कहा कि मुझे जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। सिबी, बातें कम करो और लो मुंह खोलो, कहते ही उसके मुंह में सैंडविच डाल दी। अविनाश बड़ी आंखें करके देखता रह गया और उसकी सुबह की अलसाई सी आंखों में खोकर मुंह चलाना ही भूल गया। सिबी, जल्दी खा लीजिए, और माँ भी आपके लिए काढ़ा ला रही हैं, फिर वह भी पीना है। अविनाश जल्दी से मुंह का खत्म करके बोला कि क्या, उन्हें किसने बताया? अब वह पता नहीं कितनी बार काढ़ा पिलाएंगी। सिबी, अच्छी बात है, आप ठीक तो तभी होंगे, दवा से तो अच्छा होता है काढ़ा, कम से कम कोई नुकसान तो नहीं करता। अविनाश, एक बात पूछूं, तुम्हारे और माँ के बीच सब ठीक है क्या? सिबी, हाँ जी, सब बहुत बढ़िया है, कल तो उन्होंने मुझे अपने लिए चाय बनाने को भी कहा था और निम्मी को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी ली है, वो बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ी सी नाराज ही तो हैं।
अविनाश, उनकी नाराजगी दूर होने की तुमसे ज़्यादा जल्दी मुझे है। सिबी का ध्यान इस वक्त दवा निकालने में था, अच्छे से सुन नहीं पाई। फिर बोली कि कुछ कहा आपने? अविनाश, हाँ यही कहा कि अगर वो तुमसे खुश हो जाती हैं तो हम हनीमून पर चलेंगे और तुम भी तो तभी मेरे साथ चलने के लिए तैयार होगी। सिबी शर्म से वहां से खड़ी होने लगी। तभी मधु जी उसके सामने थीं और मधु जी ने कमरे में आते हुए अविनाश की कही बात सुन ली थी और कुछ कुछ समझ भी गई थी। अविनाश को काढ़ा देते हुए कहा कि चुपचाप से पी लो, कहीं ऐसा ना हो मुझे डांट लगानी पड़े। अविनाश, माँ थैंक्स। मधु जी, किस लिए? आप मेरे कमरे में 1 हफ्ते के बाद आए हो इसलिए। अविनाश ने बहुत प्यार से कहा। मधु जी, अच्छा आज ऑफिस नहीं जाओगे और शाम तक तबीयत ठीक हो जाए तो सभी माता रानी के दर्शन को जाएंगे, शायद इसलिए ही तबीयत खराब हुई है। अविनाश, ओहो, आप हमेशा ऐसा ही सोचती हो। अरे माँ, मेरे लिए तो आप और पापा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। मधु जी, हाँ बेटा जानती हूँ। और सिबी को कहा कि तुम कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सिबी, जी माँ कहिए। मधु जी, ये कुछ गहने और कपड़े हैं तुम्हारे लिए, शाम को जब मंदिर में जाओ तो इनमें से ही पहन लेना। सिबी, पर माँ ये तो बहुत ज़्यादा हैं और गहने मैं कैसे संभालूंगी? आप बस शाम के लिए दे दीजिए, बाकी फिर जरूरत पड़ने पर ले लूंगी। मधु जी, जब मेरे बेटे को संभाल सकती हो तो गहने क्यों नहीं? और ये तो शगुन है जो मैंने अपनी बहू को देना ही था। ये बात अलग है कि थोड़ा लेट हो गई। बाहर से दिवाकर जी ने आते हुए कहा, नहीं मधु, ज़्यादा देर नहीं हुई और जब दिल मिल जाए तो देरी से हो या जल्दी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिबी दोनों के पांव छूकर मधु जी के गले लगी और कहा कि माँ, आज आपने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी हैं। कमरे में जाते ही बहे अविनाश को बताने लगी कि माँ ने मुझे देखो तो कितना कुछ दिया है और एक एक करके सारा सामान खोलने लगी। निम्मी भी चहक कर सब देखकर खुश होती हुई बोली कि माँ, आप साड़ी पहनती तो कभी नहीं। अविनाश, सही कहा बेटा तुमने, साड़ियाँ तो बेकार ही दी तुम्हारी दादी ने। सिबी ने अविनाश की तरफ देखकर कहा कि नहीं बेकार जाएंगी, जब भी हम एक साथ बाहर जाएंगे तो मैं पहना करूंगी। अविनाश उसे खुश देखकर बहुत खुश था। कहा कि जाओ निम्मी, अपनी दादी से बोलो कि मुझे और पापा को तो आपने कुछ नहीं दिया। निम्मी दौड़ती हुई नीचे चली गई और जाते ही मधु जी से लिपट कर बोली, दादी, पापा कह रहे हैं कि आपने हम दोनों को तो कुछ भी नहीं दिया। मधु जी, अरे ये कैसे हो सकता है भला? और बहुत सारे गिफ्ट उसे दिखाने लगी। निम्मी, पर ये सब तो मेरे लिए हैं, पापा तो फिर से रह गए। मधु जी, वो तुम्हें शाम को पता चल जाएगा। अविनाश एकदम से जोर से कराहता है। तभी सिबी दौड़कर पास आई और उसकी छाती को सहलाने लगी। कहा कि क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? अविनाश उसका हाथ पकड़कर कभी अपनी छाती और कभी पेट पर घुमाने लगा। कहा कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। सिबी घबरा कर बोली, अच्छा मैं अभी माँ पापा को बुलाती हूँ। अविनाश और भी कसकर हाथ पकड़ लेता है और कहा कि नहीं, ये दर्द बस तुम ही ठीक कर सकती हो। सिबी समझी नहीं और परेशान होकर बोली, तो कहिए ना, कैसे ठीक कर सकती हूँ? अविनाश ने उसे अपनी साइड लिटाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों ही प्यार की पहली निशानी का एहसास करने लगे। अविनाश उसे अपने सीने से लगाकर बोला कि अब सारे दर्द दूर हो गए। सिबी ने उठना चाहा तो अविनाश ने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। कहा कि सिबी, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे आसपास ही रहा करो। सिबी, लगता है आपका बुखार काढ़ा पीते ही गायब हो गया। अविनाश, जी बिल्कुल, माँ के हाथों से बना कुछ भी खा लो तो कोई बीमारी रह सकती है। सिबी, जी ये तो है। अच्छा छोड़ो, मुझे फ्रेश होकर नीचे जाना है और फिर मंदिर चलते हैं। अविनाश, हाँ ठीक है, और हाँ मेरे लिए भी कपड़े निकाल दो, मैं वही पहनूंगा जो तुम दोगी। सिबी, जी। सिबी सबके लिए नाश्ता लगाती है। सब मिलकर हंसी खुशी एक साथ खाना खाते हैं। फिर सब माता रानी के दर्शन करके दोपहर तक लौटते हैं। निम्मी अपने परिवार को पाकर बहुत खुश थी। मधु जी और दिवाकर जी अपने बच्चों की खुशी में
फूले नहीं समा रहे थे। शाम की चाय पर निम्मी ने कहा कि अरे दादी, आप तो भूल ही गईं, आपने पापा को कुछ देना भी तो था। मधु जी अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर अविनाश को देती है। अविनाश, ये क्या है माँ? मधु जी, ये तुम दोनों की हनीमून की टिकटें हैं। कल सुबह की फ्लाइट से तुम दोनों मलेशिया जा रहे हो और जगह तुम्हारे पापा ने ही चुनी है। ये सुनते ही से भी शर्म से वहां से उठकर चली गई। अविनाश, माँ मैं सोच रहा था कि अभी ऑफिस में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अगले महीने चले जाएंगे। मधु जी, नहीं, तुम दोनों अभी जाओगे, समझे? ऑफिस तुम्हारे पापा देख लेंगे। निम्मी, और मैं क्यों नहीं जाऊंगी मम्मा पापा के साथ? दिवाकर जी, वो इसलिए कि हम दोनों को अकेले डर लगता है, हमारे साथ भी तो कोई होना चाहिए। निम्मी, ओह तो ये बात है, ठीक है, पर मैं अगली बार हनीमून पर जरूर जाऊंगी। सब हंसने लगे। अविनाश अपने कमरे में गया जहां सिबी उसके सामने नहीं आ रही थी। अविनाश, सिबी तुम्हें कुछ चाहिए तो चलो बाजार चलते हैं, इस बहाने निम्मी के साथ घूम आएंगे। सिबी, जी वो तो ठीक है, पर मैंने आज तक निम्मी को एक रात के लिए भी नहीं छोड़ा, मेरा उसके बिना दिल नहीं लगेगा। अविनाश, तुम निम्मी की चिंता मत करो, माँ पापा के पास वह बिल्कुल सुरक्षित है, और रही बात दिल की तो वो तो मैं लगा दूंगा। सिबी, आपको बाजार जाना है तो जाइए, मुझे तो कुछ नहीं लेना। अविनाश, ठीक है, मेरा भी ज़्यादा मन नहीं है, तुम पैकिंग कर लो, और कोई मदद चाहिए तो बता देना, कहकर लेट गया। सिबी हाँ करके सारी तैयारी करने लगी। वह देर रात तक सब रखती गई। अविनाश उसे देखते देखते न जाने कब सो गया, और सिबी जब उसकी बाजू पर सिर रखकर लेटी तो नींद में ही अविनाश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों ही अपने सुनहरे भविष्य के सपने लेते हुए एक दूसरे की बाहों में सो गए। निम्मी अपने दादा दादी से कहानी सुनकर और अपनी मीठी बातें बोलते हुए जब थक गई तो उन दोनों के बीच ही सो गई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।